हमारा हीरो जुआनगोंग अक्सर अपने नाम के कारण मजाक का पात्र बनता है क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है प्रोटैगनिस्ट। हालांकि वह अपने जीवन का मेन कैरेक्टर बनने के लिए डिटर्मिन्ड है। आज वह अपने पसंदीदा गेम नाइट सागा का नया वर्जन खरीदने स्टोर जाता है। ये मूल रूप से इंसानों और राक्षसों का एक खेल है और प्लेयर को दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो लॉक नामक ह्यूमन हीरो को चुने या डीमन फर्स्ट प्रिंस जेफिर को, और फिर एक एडवेंचर पर निकल पड़े। चूंकि यह वीआर के रूप में जारी होने वाला पहला गेम है, इंगोंग आत्मविश्वास महसूस करता है। बचपन में उसके पास इस गेम का एक नॉक ऑफ वर्जन था, इसलिए वह मानता है कि वह इस खेल को अंदर तक जानता है। घर में घुसने के बाद बिना समय बर्बाद किए वह सीधे गेम वर्ल्ड में गोता लगाता है, यह तय करके कि वह 8 घंटे से अधिक नहीं खेलेगा। लेकिन जिस क्षण वह प्रवेश करता है वह अचंभित हो जाता है। वह हमेशा की तरह बिस्तर पर नहीं जागता, इसके बजाय वह अपने दिए गए असामान्य कैरेक्टर को देखता है। उसी क्षण एक ओजर अंदर आता है जो उसे चौंका देता है और उसे यह एहसास कराता है कि यह गेम कितना वास्तविक लगता है। हमारा लड़का भ्रमित है और उस ओजर को देखकर रुक जाता है क्योंकि एक एनपीसी उससे बात कर सकता है, कुछ ऐसा जो गेम एड्स में नहीं दिखाया गया था। वह ओजर से उसका नाम पूछता है और ओगर जवाब देता है करैक, जबकि वह यह सोचता है कि उसके प्रिंस को यह क्यों याद नहीं है। फिर करैक उसे याद दिलाते हुए तंबू छोड़ देता है कि हर कोई उसके लिए इंतजार कर रहा है। उसे प्रिंस शूत्रा कहकर बुलाता है। इससे उसकी पहचान की समस्या हल हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि शूत्रा मॉन्स्ट्रस लैंड का प्रिंस है। लेकिन वह भ्रमित है क्योंकि गेम ने उसे अपना कैरेक्टर चुनने नहीं दिया। अपनी स्थिति की जांच करने के लिए वह अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और बहुत कम स्टैट्स देखता है, एक साधारण एनपीसी से भी कम, राजकुमार होने के बावजूद। फिर वह अपने स्किल्स की जांच करता है जो कॉन्क्वेस्ट और प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट है। उसे इस दूसरे स्किल के बारे में एक मोटा सा अंदाजा है। इससे पहले कि वह और सोच पाए, करैक उसे बाहर बुलाने के लिए लौटता है। वह ओजियार्स की कतारें देखता है। सेना को देखकर हमारा लड़का नेचुरली सोचता है कि क्या उन्हें किसी तरह की लड़ाई लड़नी है। करैक उपहास करता है और उसे बकवास बंद करने और जाने के लिए कहता है क्योंकि वे स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब से लड़ने वाले हैं। वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे बिना किसी ट्यूटोरियल के सीधे युद्ध में घसीटा जा रहा है। उसे पता चलता है कि उसे 7th प्रिंस और 8th प्रिंसेस को स्कारलेट लाइटनिंग ओगर ट्राइब्स के खिलाफ उनके संघर्ष में समर्थन देना है जो एक विद्रोह कर रहे हैं। चिंतित होकर वह केवल 10 लड़ाकों के साथ युद्ध में जाने पर अपनी चिंता व्यक्त करता है। केरक भ्रमित दिखता है क्योंकि कल ही इंगोंग को स्पष्ट रूप से पता था कि वे केवल पेट्रोल पर जा रहे थे। स्थिति को आसान बनाने की कोशिश करते हुए इंगोंग अपना मिनी मैप खोलता है और एक शॉर्टकट खोजता है, जबकि करक उस लंबे रास्ते के बारे में परेशान होता है जिसे उन्हें लेना है। इंगोंग जोर देता है कि करक उसका अनुसरण करे क्योंकि वह एक तेज रास्ता जानता है। वे जंगल में जाते हैं और एक चट्टान पर चढ़ते हैं जो हमारे लड़के को पूरी तरह से थका देता है। करक एक गेट देखकर दंग रह जाता है और अपने राजकुमार की ऐसे रास्ते खोजने की क्षमता से और भी हैरान होता है। लेकिन जब वह उसकी थकी हुई अभिव्यक्ति को देखता है तो वह चिंतित हो जाता है। अगले ही पल सुनहरी रोशनी उसे घेर लेती है और एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि वह लेवल अप हो गया है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि केवल चलने से ही उसने लेवल अप नहीं किया है, बल्कि उसने अपग्रेडेड स्टैट्स भी प्राप्त किए हैं। 2 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली जुड़ गए हैं और 2 अतिरिक्त पॉइंट्स उसे आवंटित करने के लिए बचे हैं। उसकी सेना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह खुद को तैयार करता है गेट के अंदर जो भी इंतजार कर रहा है उसका सामना करने के लिए, क्योंकि वह अकेला नहीं है। इसके अलावा उसे अपने प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट स्किल पर भरोसा है क्योंकि यह प्लॉट आर्मर के रूप में कार्य करता है। गेट के अंदर उन्हें एक गुफा मिलती है। करैक तुरंत नोटिस करता है कि यह ड्वार्फ्स द्वारा बनाया गया होगा। एक अफवाह है कि ड्वार्फ्स ने बहुत पहले डिमोनिक लैंड छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें युगों से किसी ने नहीं देखा है। अचानक वे अपने सामने खजाना चमकता हुआ देखते हैं और उनके चेहरे चमक उठते हैं। ओगर्स मानते हैं कि यह ड्वार्फ्स द्वारा छोड़ा गया होगा और तुरंत खजाना लूटना शुरू कर देते हैं। चारों ओर देखते हुए शुत्रा भी अपने लिए कुछ उपयुक्त खोजता है, लेकिन अधिकांश आइटम्स उसके लेवल से बहुत दूर हैं। कुछ उसकी मैजिक कैपेसिटी के साथ संगत नहीं है और अन्य उसके लिए ले जाने के लिए बस बहुत भारी हैं। अंत में उसे पता चलता है कि वह इस लेवल पर कुछ भी उपयोगी नहीं ले सकता है, इसलिए वह आइटम्स को अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करने का फैसला करता है। वह जांचता है कि क्या उसके पास एक है और वास्तव में उसके पास है। इसका परीक्षण करते हुए वह एक हथियार को अंदर स्टोर करता है। उसे बस एक आइटम को छूना है और उसे स्टोर करने के बारे में सोचना है और यह तुरंत हो जाता है। अचानक वह अपने मैप पर स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को आते हुए देखता है और सभी को चेतावनी देता है। अगले ही पल
दीवार फट जाती है और स्कारलेट लाइटनिंग गैंग अंदर घुस जाती है। उनका नेता काई चान अपने दुश्मनों को खोजने के बारे में शेख ही बघाड़ता है। हरे और लाल ओगर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि हमारा लड़का खड़ा होकर भ्रमित होता है कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार वह एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करने के लिए कुछ दुश्मनों को मारने का फैसला करता है। वह एक ओगर पर हमला करता है, लेकिन उसका शरीर इतना सख्त है कि उसकी तलवार टूट जाती है। लाल ओगर फिर उसकी ओर मुड़ता है। भागते समय वह एक चट्टान से ठोकर खाता है और बुरी तरह गिरता है। उसका एचपी एक अंक तक गिर जाता है। जैसे ही लाल ओगर उसे खत्म करने वाला होता है, उसका ओजड़ दोस्त अंदर दौड़ता है और उसे बचाता है। उसे तुरंत वहां से निकल जाने का आग्रह करता है। अंदर तक हिलकर वह फैसला करता है कि आज के लिए उसका गेम काफी हो गया है। वह मेन मेन्यू खोलता है, लेकिन पहली चीज जो वह नोटिस करता है वह यह है कि उसके पास कोई स्किल्स नहीं बचा है। आगे जांच करने पर वह यह देखकर चकित हो जाता है कि लॉग आउट का कोई ऑप्शन नहीं है। एकमात्र निष्कर्ष जो वह निकाल सकता है वह भयानक है कि वह गेम के अंदर फंस गया है। उसी क्षण कैचन आगे बढ़ता है और सीधे उसकी ओर मैजिक का एक विस्फोट भेजता है। हमारा लड़का यहाँ मरना नहीं चाहता, लेकिन मैजिक उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसकी पलकें भारी हो जाती हैं और जैसे ही वह आखिरकार अपनी आंखें बंद करता है, उसका एचपी शून्य तक गिर जाता है। वह अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक शून्य जैसे स्थान में पाता है। एक पल के लिए वह घबरा जाता है, ये सोचकर कि वह मर गया होगा। अगले ही पल एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकट होता है और उसके भीतर एक महिला खड़ी होती है, जो उसे सूचित करती है कि वह यहाँ आने वाला फीका है। वह उसे कॉन्कर करने, गुलाम बनाने और फिर शासन करने की सलाह देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, वह उज्ज्वल प्रकाश से टकराता है और अगले ही पल वह फिर से अपनी आंखें खोलता है, इस बार युद्ध के मैदान पर। इस बीच दोनों ओजर क्लैंस भयंकर रूप से टकरा रहे हैं। कई चांद सोचता है कि हरे ओगर्स इतने छोटे बल के साथ आने के लिए मूर्ख हैं। वह अपने आदमियों को उन सभी को मिटा देने का आदेश देता है। फिर वह हमारे लड़के को वहां खड़ा देखता है। सुनहरी रोशनी उसके शरीर को घेरे हुए है। एक नोटिफिकेशन उसे सूचित करता है कि उसने टेलीकिनेसिस की क्षमता को जगाया है। उसने कभी ऐसा स्किल नहीं सीखा, लेकिन आगे जांच करने पर उसे पता चलता है कि टेलीकिनेसिस उसके नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट स्किल की एक उपश्रेणी है। काईचान अपने मिनियंस को शुत्रा को मारने का आदेश देता है, जबकि हरे ओजर्स नेचुरली उसकी रक्षा के लिए एक घेरा बनाते हैं। अपनी नोटिफिकेशन स्क्रीन को देखते हुए शुत्रा को याद आता है कि नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एक मानक नाइट क्लास नहीं है। वह नहीं समझता कि उसने यह क्षमता कैसे प्राप्त की, फिर भी यह उसके दिमाग में अंकित महसूस होता है, कुछ ऐसा जिसे वह इंस्टिंक्ट से उपयोग कर सकता है। वह एक स्पेल का जाप करता है, अपने अंडर द किंग्स बैनर स्किल को सक्रिय करता है। यह क्षमता आसपास के सभी सहयोगियों को पावर बूस्ट प्रदान करती है। हरे ओगर्स तुरंत अपने शरीर में अत्यधिक शक्ति भरते हुए महसूस करते हैं। अपनी नवजात शक्ति से प्रोत्साहित होकर वे आगे बढ़ते हैं और दुश्मन पर हमला करते हैं। जल्दी से उन्हें ओवरवेलमिंग करते हैं और हरा देते हैं। कैचान यह देखकर हरे ओगर्स द्वारा प्रदर्शित शक्ति के अचानक उछाल पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर वह हमारे लड़के को पीछे देखता है और महसूस करता है कि इस पावर प्ले के पीछे वही होना चाहिए। कैचन उस पर एक स्पेल लॉन्च करता है, लेकिन इससे पहले कि वह टकरा सके, करक उनके बीच आ जाता है। अपनी क्षमता का फिर से उपयोग करते हुए शुत्रा करक की शक्ति को बढ़ाता है और उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। एक तेज गति में करक काईचान का गला काट देता है। अपने जनरल को गिरते हुए देखकर क्रिम्सन लाइटनिंग ओगर्स पीछे हटने लगते हैं। वे उन्हें भागने नहीं देने का फैसला करते हैं। इस बीच उसे लेवल अप्स के कई नोटिफिकेशंस प्राप्त होते हैं, जो उसे आश्चर्यचकित करते हैं। उसी क्षण कैरक उसके स्टैट्स और उसकी पावर के सोर्स का स्टडी करता है। अपने प्रिंस को देखते हुए वह सोचता है कि क्या शुत्रा इसके पीछे रहा है। लड़ाई के बाद ओजर्स अपने कैंप्स में बस जाते हैं। अपने तंबू के अंदर हमारा लड़का अभी भी कोई लॉग आउट बटन न मिलने पर निराश होता है। वह खुद को शांत करने और स्थिति पर विचार करने की कोशिश करता है। वह दो संभावनाओं का अनुमान लगाता है। पहला कि वह एक गेम के अंदर है और शायद कोई बग है जिसे एक नए अपडेट के साथ ठीक किया जाएगा। लेकिन दूसरी संभावना कहीं अधिक भयानक है कि यह वास्तव में उसकी वास्तविकता हो सकती है, न कि कोई गेम। इस पर विचार करते हुए वह सोचता है कि नॉवेल्स और कॉमिक्स की तरह उसे एक वैकल्पिक गेम लाइक वर्ल्ड में ले जाया गया होगा। एनपीसी नेचुरली संवाद कर रहे हैं, सब कुछ वास्तविक लगता है और वह उन चीजों को भी देख सकता है जिन्हें जनरली सेंसर्ड किया जाना चाहिए। सकारात्मक रहने का फैसला करते हुए वह खुद को आश्वस्त करता है कि कम से कम वह एक मॉन्स्टर के रूप में पैदा नहीं हुआ है। इसके अलावा एक प्रिंस होना इतना बुरा नहीं हो सकता। उसी क्षण
कैरक द्वारा उसे बाहर बुलाया जाता है, जो उसके साथ एक स्पारिंग मैच की मांग करता है। हमारा लड़का इसके पीछे का तर्क नहीं समझता। करक बताता है कि चूंकि वह उनका भविष्य का नेता है, वह भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए उसके सोर्ड्समैनशिप के लेवल को जानना चाहता है। वह अभी भी हिचकिचाता है, लेकिन करक उसे एक तलवार फेंकता है, खुद को रोके रखने का वादा करता है। हमारा लड़का स्मगली पलटवार करता है, ये पूछते हुए कि क्या यह एक राजकुमार से बात करने का उचित तरीका है। डिटर्मिनेशन से फटते हुए वह फिर करैक को उसके साथ गंभीर होने के लिए कहता है, लेकिन यह सब बात है स्किल नहीं। अगले ही पल वह एक भी उचित वार नहीं कर पाता। जब करैक पलटवार करता है और हमला करता है तो शुत्रा एक चीख के साथ पीछे फेंक दिया जाता है। चिंतित होकर करैक पूछता है कि क्या वह ठीक है, केवल उससे एक त्वरित टिप्पणी प्राप्त करता है कि उसे इतनी अचानक हमला नहीं करना चाहिए। उसी क्षण एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, क्योंकि उसने बेसिक सोर्ड्समैनशिप स्किल हासिल कर ली है। पहले तो वह नहीं समझता कि यह कहां से आया। अचानक उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि जब वह काइचन के टेलीकिनेसिस अटैक से टकराया था और किसी तरह एक समान स्किल प्राप्त कर लिया था। वह सोचता है कि क्या वह हर बार जब वह किसी विशेष क्षमता से टकराता है तो नए स्किल्स हासिल करता है। कैरक हालांकि स्पारिंग सेशन को समाप्त करने वाला होता है जब हमारे लड़के की आवाज उसे रोकती है। पीछे मुड़कर देखते हुए वह आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह अभी मैच शुरू कर रहा है। जब शुत्रा फिर से उस पर दौड़ता है तो कैरक नोटिस करता है कि उसके मूवमेंट्स में काफी सुधार हुआ है। फिर भी वह स्पारिंग की शुरुआत में अपने राजकुमार के भयानक परफॉर्मेंस के कारण भ्रमित है। ऐसा लगभग महसूस होता है जैसे शुत्रा को अचानक इसकी आदत हो गई हो। जब कैरक उसे पीछे धकेलता है तो वह स्मगली पूछता है कि क्या शुत्रा सोचता है कि वह बेहतर हो गया है। एक ठहराव के साथ शुत्रा विषय बदलता है और कैरक के लेवल के बारे में पूछता है। कैरक जवाब देता है कि वह लेवल 21 पर है। अपनी खुद की स्क्रीन पर एक नजर डालते हुए शुत्रा देखता है कि वह केवल लेवल 7 पर है, लेकिन उसे कराक तक जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। मूल रूप से उसके विपरीत इस दुनिया के लोगों को अपना लेवल जांचने के लिए एक इवैल्यूएशन स्पेल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि उसके पास इतना बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वह अपने स्टैट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख सकता है और अपने लेवल को स्वतंत्र रूप से मॉनिटर कर सकता है। अपने दाहिने हाथ के आदमी की ओर दौड़ते हुए वह मजबूत बनने के लिए डिटरमिन्ड है। फिर वह रुकता है और अपने संकल्प को बदलता है कि वह सिर्फ मजबूत नहीं बनना चाहता, वह किसी और से भी तेजी से ग्रो करना चाहता है। मूल रूप से नाइट सागा का डीमन आर्क जेफिर के डीमन किंग बनने की यात्रा के बारे में है। इसे हासिल करने के लिए जेफिर वर्ष 517 में शुत्रा सहित अपने सभी सिबलिंग्स को मारता है। अब टाइमलाइन की गणना करते हुए हमारा लड़का महसूस करता है कि वह वर्तमान में वर्ष 512 में है। इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी इस समस्या से निपटने के लिए कुछ समय है, क्योंकि हर तरह से जेफिर अंततः उसके लिए आएगा। मारे जाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका जेफिर से भी मजबूत बनना है। उसकी सोच करक द्वारा बाधित होती है, जो उसे कुछ मीटिंग्स के बारे में याद दिलाता है। उसे किसी भी मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जवाब देने के बजाय करक उसे साथ आने का आग्रह करता है। टेंट के अंदर सेटल होते हुए उसे पता चलता है कि यह मीटिंग उसके सिबलिंग्स, 7वें प्रिंस क्रिस मूनलाइट और 8वीं प्रिंसेस केटलिन मूनलाइट के साथ है। क्रिस जोर देकर कहता है कि चूत्रा को उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए, क्योंकि वे सिबलिंग्स हैं। केटलिन धीरे से उसे याद दिलाती है कि यह उनकी पहली मीटिंग है, इसलिए उसका अजीब महसूस करना नेचुरल है। फिर क्रिस उससे कहता है कि वह उन्हें केवल उनके नाम से पुकारे। शट को याद आता है कि ये दोनों गेम के अंदर काफी ट्रबलसम थे। वे चौथी क्वीन इलेन मूनलाइट, जो लायनथ्रोप्स की क्वीन है, के बच्चे हैं। ग्रेट मैसेकर से एक दिन पहले वे भी जेफर और उसके अदर सिबलिंग्स द्वारा मारे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह केटलिन की वजह से होता है, जो डीमन किंग की इलेजिटिमेट चाइल्ड है। फिर केटलिन उससे पूछती है कि पेट्रोल करने के बजाय, जैसा कि इंस्ट्रक्ट किया गया था, उसने रेड ओगर्स से लड़ाई क्यों की। वह बताता है कि यह अटैक उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। चिंतित होकर वह उसके हालचाल के बारे में पूछती है, क्योंकि वह डीमन किंग का सबसे वीकेस्ट चाइल्ड माना जाता है। उसकी चिंता को देखकर वह समझ नहीं पाता कि वह शूत्रा के लिए इतनी केयर क्यों दिखा रही है। डीमन सिबलिंग्स के लिए ऐसी नजदीकी अनयूजुअल है। क्रिस भी उसे याद दिलाता है कि अगर वह फिर से खुद को एंडेंजर करता है तो उसे केटलिन की डांट सुननी पड़ेगी। हमारा लड़का उनकी काइंडनेस से हैरान है। अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्योंकि वह ऑरा स्किल को अवेकन करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसके ये दोनों सिबलिंग्स लियांथ्रोप्स होने के कारण ऑरा यूजर्स होने चाहिए। खुश होकर वह उनसे एक फेवर मांगता है,
लेकिन जब वह बताता है कि वह चाहता है कि वह उसे अपने ऑरा से हिट करे, तो वह दंग रह जाती है। एक पल के लिए वह समझ भी नहीं पाती और उसका शौक बना रहता है। सीन बैटलफील्ड में शिफ्ट होता है, जहां शूत्रा ओगर्स और स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब जोर शोर से लड़ रहे हैं। उनमें से लाइटनिंग ट्राइब का एक ओगर जनरल बैंडल पर अटैक करता है, लेकिन वह उसे तुरंत मार देता है। अगले ही पल जनरल सबको खत्म करने का ऑर्डर इश्यू करता है और सबसे ज्यादा किल्स करने वाले फाइटर को रिवॉर्ड देने का वादा करता है। सीन फिर से बदलता है और वह खुद को उसी वॉइड लाइक प्लेस में पाता है। वही महिला उसके सामने खड़ी है। अगले ही पल वह पास में अन्य आकृतियों को देखता है, ऐसे लोग जिन्हें वह गेम के कैरेक्टर्स के रूप में याद नहीं करता। वह अपने बेड पर जागता है और पहली चीज जो वह देखता है वह करैक का चेहरा है, जिससे वह चौंक जाता है। कैरिक उसे बताता है कि वह केटलिन के ऑरा स्ट्राइक से नॉकड आउट हो गया था। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने ऑरा स्किल को अवेकन कर लिया है। कैरिक भी इसे नोटिस करता है और विश्वास नहीं कर पाता कि हमारा लड़का सिर्फ एक हिट से ऑरा को अवेकन करने में कामयाब रहा। वह इसे एडमिट करता है। कैरिक सोचता है कि क्या प्रिंस ने लाइटनिंग क्लैन के खिलाफ उनकी हालिया लड़ाई के दौरान उसी मोजो का इस्तेमाल किया था, जिसे वह फिर से एडमिट करता है। फिर हमारा लड़का पूछता है कि जब वह बाहर था तो क्या कुछ सिग्निफिकेंट हुआ। कैरिक उसे बताता है कि मेन फोर्स ने क्रिम्सन लाइटनिंग क्लैन के खिलाफ पहले ही बैटल जीत ली है। यह उसे चौंकाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह अपने 7वें और 8वें सिबलिंग के साथ केवल रेड ओगर्स का सामना करने के लिए थे। कैरिक समझाता है कि ट्राइब उनके छोटे से फोर्स द्वारा अकेले पराजित होने के लिए बहुत बड़ी है। जब शूत्रा मेन फोर्स के कमांडर के बारे में पूछता है तो करैक जवाब देता है कि वह जनरल बंडल था। उसे गेम से बंडाल याद आता है, जो सबसे मजबूत कैरेक्टर्स में से एक था, जिसकी उसने ज़ेफार के रूप में अपने समय के दौरान सचमुच एडमायर किया था। लेकिन फिर वह रुक जाता है, ये याद करते हुए कि जनरल बंडाल अंततः वर्ष 515 में ज़ेफर का सबॉर्डिनेट बन जाता है। इसका मतलब है कि चूत्रा के पास अब एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अगर वह जल्दी मूव करता है तो वह ज़ेफर को चांस मिलने से पहले ही बंडल को अपना सबॉर्डिनेट बना सकता है। वह उसके बारे में सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि उसका फेवरेट फूड भी। हालांकि ट्रबलसम पार्ट ये है कि बंडाल केवल उसी के सामने झुकता है जो उसे ड्यूअल में हराता है। फिर भी शूत्रा इस नॉलेज का फायदा उठाने के लिए डिटर्मिन्ड है और बंडाल की लॉयल्टी सिक्योर करने के लिए उसके पास जो टाइम है उसका उपयोग करने की योजना बनाता है। बाद में केटलिन के कैंप में हमारा लड़का मूनलाइट सिबलिंग्स को अपना फर्स्ट लेवल ऑरा दिखाता है। क्रिस ये देखकर अस्टॉनिश्ड है कि उसने सिर्फ एक ही दिन में बिगिनर लेवल ऑरा में मास्टरी हासिल कर ली। उन्हें पता नहीं है शूत्रा ने अपने सभी स्टैट पॉइंट्स ऑरा में डाल दिए थे, क्योंकि यह टेलीकिनेसिस की तुलना में फिजिकल कैपेबिलिटीज को कहीं अधिक बूस्ट प्रदान करता है। क्रिस अभी भी इम्पॉसिबिलिटी से हैरान है, अनुमान लगाता है कि यह शूत्रा के गंडरवा के कारण संभव हुआ होगा। फिर क्रिस पूछता है कि क्या वह एक अंडरग्राउंड मैप बना सकता है। शट को एहसास होता है कि वह इसके लिए अपने मिनी मैप का उपयोग कर सकता है और जल्दी से पेन और पेपर मांगता है। थोड़ी देर बाद वह एक डिटेल्ड मैप ड्रॉ करता है, जिससे उसे अपने बड़े भाई से प्रेज मिलती है। इम्प्रेस्ड होकर मूनलाइट सिबलिंग्स सजेस्ट करते हैं कि उन्हें टनल्स के इस नॉलेज का उपयोग बचे हुए स्कारलेट लाइटनिंग ओगर्स पर एम्बुश करने के लिए करना चाहिए, जिनमें से अधिकांश को मेन फोर्स ने पहले ही खत्म कर दिया है। उसके बाद क्रिस उससे एक फेवर पूछता है। बाद में शूत्रा खुद को कैरिक और उसके सबॉर्डिनेट्स के साथ एरिया में पेट्रोल करते हुए पाता है। सबसे छोटा भाई होने के कारण उसे अक्सर ऐसे मीनियल टास्क्स दिए जाते हैं। हालांकि कैरिक कंटेंट है, ये कहते हुए कम से कम इस बार उनके पास रीइंफोर्समेंट्स हैं, जिससे चूत्रा अग्री करता है, ये कहते हुए कि यह केवल उनकी कड़ी मेहनत के कारण है। उसी क्षण वह एक रोब में लिपटी केटलिन को देखता है। वह उसे अपनी प्रेजेंस के बारे में चुप रहने का आग्रह करती है, क्योंकि उसकी योजना गुप्त रूप से उनका फॉलो करने की है। वह समझाती है कि वह तभी इंटरवीन करेगी जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति उत्पन्न होगी, अन्यथा उसे सिचुएशन को खुद हैंडल करना होगा, क्योंकि यह उसकी ट्रू अकॉम्प्लिशमेंट है। यह सुनकर शट को अपनी बहन की सैनिटी पर संदेह होता है। उसकी कंपेनियन, एक महिला, खुद को सेरा केटलिन की एजिटेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वे केव में आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें खाली चेस्ट्स मिलते हैं, जो ड्वार्व्स के लेफ्ट ओवर्स होने चाहिए, जो शायद पहले ही अपना वैल्यूएबल्स ले जा चुके होंगे। शट जोर से सोचता है कि वेपन्स क्यों छोड़ दिए गए थे, और कैरिक जवाब देता है कि ड्वार्व्स ने शायद इन पर्टिकुलर वेपन्स को वैल्यूएबल नहीं माना। तभी कैरिक किसी के आने की आहट सुनता है। शट अपना मैप चेक करता है और कंफर्म करता है कि एनिमीज उनकी तरफ आ रहे हैं। फ्लेमिंग सोर्ड जल्दी से एक्ट करते हुए वह अपना इन्वेंट्री ओपन करता है और फ्लैश स्पेल की एक सिंगल बॉटल निकालता है, एक आइटम
जिसे उसने ऐसी इमरजेंसीज के लिए ही स्टोर किया था। वह कैरिक से कहता है कि जब तक वह सिग्नल न दे तब तक सभी को अपनी आंखें बंद करने का ऑर्डर दे, जिससे उसका राइट हैंड मैन कंफ्यूज्ड हो जाता है। कुछ ही देर में वे केव के अंधेरे में अनगिनत आंखें चमकती हुई देखते हैं। आंखें दर्जनों स्टोन स्पाइडर्स की हैं, जिनमें से हर एक में पावरफुल पैरालाइजिंग पॉइजन डालने की एबिलिटी है। फ्लैश स्पेल थ्रो करने के बाद वह सबको अपनी आंखें बंद करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि स्पेल ब्लाइंडिंग लाइट में फट जाता है। फ्लैश स्टोन स्पाइडर्स को वीकन कर देता है, ऐसे क्रीचर्स जो अंधेरे में पनपते हैं। बिना किसी हेजिटेशन के वह अपने सबॉर्डिनेट्स को उन्हें मारने का कमांड देता है। वे आगे बढ़ते हैं, वेपन्स ड्रॉ करके, और वीकेंड स्पाइडर्स का स्लॉटर शुरू कर देते हैं। अपना मैप चेक करते हुए वह छोटे डॉट्स के बीच एक बड़ा रेड डॉट नोटिस करता है, जो लीडर का एक इंडिकेटर है, क्योंकि स्टोन स्पाइडर्स हमेशा एक के लीड में ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। वह तुरंत करैक को बॉस को हैंडल करने के लिए उसके पीछे आने का ऑर्डर देता है। बिना एक शब्द कहे दोनों सीधे उसकी ओर बढ़ते हैं। करैक समय बर्बाद नहीं करता है और मॉन्स्टर पर अपनी एक्स स्विंग करता है, लेकिन स्ट्राइक उसके कठोर एक्सोस्केलेटन पर केवल एक उथला स्क्रैच छोड़ता है। हमारा लड़का महसूस करता है कि बॉस का आउटर शेल एक्सेस जैसे वेपन्स के लिए लगभग इम्यून है। फायर ही एकमात्र वीकनेस है जो इसे नीचे ला सकती है, लेकिन उसके पास फायर मैजिक का उपयोग करने की कोई एबिलिटी नहीं है। बॉस गरजता है जैसे ही वह उनकी ओर कदम बढ़ाता है। दोनों टेंस हो जाते हैं। शट बताता है कि उन्हें इसे हराने के लिए फायर की जरूरत है। करैक बताता है कि उनके पास इस सिचुएशन में फायर प्रोड्यूस करने का कोई तरीका नहीं है। उसी क्षण केटलिन की आवाज गूंजती है, जो उसे अपनी सोड उठाने के लिए कहती है। वह इंस्टिंक्टिवली ओबे करता है। अगले ही पल उसकी ब्लेड फ्लेम्स में फट जाती है। वह शांति से पूछती है कि क्या वह लड़ने के लिए उसके लिए काफी है। एक और पल बर्बाद किए बिना वह बॉस पर चार्ज करता है और जलती हुई सोड से उसे स्लैश करता है। स्ट्राइक एक्सोस्केलेटन के माध्यम से जलने और मॉन्स्टर को एक ही ब्लो में मारने के लिए काफी डेवस्टेटिंग है। इस अकॉम्प्लिशमेंट के बाद वह लेवल अप करता है और लेवल 9 तक पहुंच जाता है। चिंतित होकर केटलिन उसके हालचाल के साथ साथ उसके द्वारा अभी अभी उपयोग की गई एबिलिटी के बारे में पूछती है। वह इसे टाल देता है, यह कहते हुए कि यह एक तरह का ब्लेसिंग है जो उसे कभी कभी मिलता है। वह अनुमान लगाती है कि यह गंडारवा से आता होगा और वह इसे प्ले अलोंग करने का फैसला करता है। फिर भी वह क्यूरियस है। स्पाइडर के अटैक्स के प्रति उसकी रिस्पॉन्स बहुत रिफाइंड लगती है, लगभग एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर की तरह। वह यह कहते हुए एक एक्सक्यूज बनाता है कि उसने इसे बुक्स से सीखा है, हालांकि सच तो यह है कि उसने गेम में इन क्रीचर्स से अनगिनत बार लड़ाई लड़ी है। उनकी बातचीत करक ने बाधित कर दी, जिसने एक बड़ा डोर देखा था जो उन्होंने अभी अभी खोजा था। उन्होंने यह जानने का फैसला किया कि अंदर क्या है। अंदर डोर को देखकर शूत्रा को टाउन पोर्टल देखकर झटका लगा। करक पूछता है कि क्या वह ऐसी किसी आइटम के बारे में जानता है। शूत्रा वेगली जवाब देता है कि उसके पास कुछ गेसेस हैं। फर्श पर बने पैटर्न्स की जांच करते हुए वह उन्हें ड्वार्वन क्राफ्ट के रूप में पहचानता है, कुछ ऐसा जो उसने पहले गेम में हीरो कैरेक्टर्स का सिलेक्ट करते समय देखा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि इसे एक्टिवेट करने के लिए माना की आवश्यकता है और कैटलिन को सूचित करता है कि क्रिस्टल वास्तव में एक पोर्टल है। सैरा भी डिजाइन का अध्ययन करती है और उसके निष्कर्ष से सहमत है। कैटलिन यह जानने में इंटरेस्ट दिखाती है कि पोर्टल कहाँ जाता है, जबकि सैरा सुझाव देती है कि अधिक डिटेल्स प्रदान करने वाले इंस्क्रिप्शंस के लिए एरिया की तलाशी ली जाए। उसी क्षण कैरिक को दीवार पर एक स्टोन टैबलेट मिलता है। अपरिचित स्क्रिप्ट को देखकर वह मान लेता है कि यह ड्वार्वन लैंग्वेज में लिखा गया होगा। केटलिन पूछती है कि क्या वह इसे पढ़ सकता है, लेकिन वह नकारात्मक जवाब देता है। वह सैरा की ओर मुड़ती है, जो यह भी मानती है कि वह नहीं पढ़ सकती। उनके आश्चर्य के लिए चूत्रा अचानक टैबलेट को जोर से पढ़ने लगता है। इसमें गिश्का माउंटेन पोर्टल नंबर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन है और कहा गया है कि यह पोर्टल नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। वह खुद स्टार्टल्ड है, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में ड्वार्वन लैंग्वेज को समझ और उच्चारित कर सकता है। उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करके इसकी पुष्टि करता है कि उसने ड्वार्वन लैंग्वेज लेवल 1 अवेकन कर लिया है। इस रेवलेशन से वह इस तरह के असामान्य तरीके से नॉलेज गेन करने की अपनी क्षमता पर सवाल उठाता है। करैक और केटलिन दोनों स्टन्ड हैं कि वह वास्तव में ड्वार्वन टंग पढ़ सकता है। सैरा, हालांकि मेन इंस्क्रिप्शन के नीचे लिखी गई कंटेंट में अधिक इंटरेस्टेड है। वह जवाब देता है कि पोर्टल को एक्टिवेशन के लिए माना इंजेक्शन की आवश्यकता है, फिर अपनी बहन को ऐसा करने के लिए कहता है। केटलिन विरोध करती है, कहती है कि वह खुद ऐसा कर सकता है। वह यह एक्सक्यूज देता है कि वह मना के साथ अनाड़ी है, बजाय इसके
कि वह सच बताए कि वह बिल्कुल भी माना का उपयोग नहीं कर सकता है। आखिरकार सहमत होते हुए केटलिन अपनी माना को पोर्टल में डालती है। अगले ही पल गिश्का माउंटेन की एक प्रोजेक्टेड इमेज दिखाई देती है जो उनके वर्तमान लोकेशन से जुड़ी हुई है। इसका स्पष्ट मतलब है कि पोर्टल नंबर 3 वहां स्थित है, जो अधिक ड्वार्वन टनल्स के अस्तित्व का भी सुझाव देता है। कैरेक इस डिस्कवरी से डिलाइटेड है क्योंकि स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब की मुख्य सेनाएं भी गिश्का माउंटेन पर स्थित हैं। चूत्रा सहमत है, यह देखते हुए कि यह उन्हें अपने एनिमी पर एम्बुश करने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी देता है। केटलिन फिर ग्रुप को कुछ देर रेस्ट करने का आदेश देती है, इससे पहले कि वे वापस जाकर क्रिस के साथ सिचुएशन पर डिस्कस करें। सभी सहमत हैं। अगले दिन वे क्रिस को सब कुछ रिपोर्ट करते हैं, जो इस फाइंडिंग से बेहद प्लीज्ड है और डिस्कवरी का श्रेय शट्रा को देता है। फिर वह पूछता है कि उसका छोटा भाई क्या रिवॉर्ड लेना पसंद करेगा। शट मना करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस जोर देता है। अपने बड़े भाई और लीडर के रूप में वह कहता है कि ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए उसे रिवॉर्ड देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ हेजिटेशन के बाद शूत्रा चेतावनी देता है कि उसका रिक्वेस्ट अनरीजनेबल लग सकता है। क्रिस उसे रियश्योर करता है। तो शूत्रा आखिरकार रिवील करता है कि वह अपने बड़े भाई से बीस्ट गॉड फिस्ट आर्ट सिखाने के लिए कहता है। इस रेवलेशन से क्रिस स्टार्टल्ड हो जाता है। वास्तव में शूत्रा जानता है कि वह अपने वर्तमान लो लेवल के कारण वेपन्स का ठीक से उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन मार्शल आर्ट्स, खासकर यह वाली, एक अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करती है। बीस्ट गॉड फिस्ट आर्ट एक रेयर और पावरफुल एस रैंक टेक्निक है जिसे आमतौर पर केवल लाइकैंथ्रोप्स की रॉयल लाइन के भीतर ही दिया जाता है। शट पूरी तरह से उम्मीद करता है कि उसका भाई मना कर देगा और जल्दी से उसे अश्योर करता है कि अगर क्रिस डिक्लाइन करता है तो उससे कोई माइंड नहीं होगा। लेकिन क्रिस उसे सिखाने के लिए सहमत होकर उसे सरप्राइज करता है। हालांकि वह चेतावनी देता है कि वह उसे सीक्रेट टेक्निक्स नहीं सिखाएगा, केवल मार्शल आर्ट का ऑरा पोर्शन सिखाएगा। वह पूछता है कि क्या शूत्रा इस रिवॉर्ड से सेटिस्फाइड है। अपने भाई की स्टन्ड साइलेंस देखकर क्रिस मान लेता है कि वह खुश नहीं हो सकता है। अपनी डेज से बाहर निकलते हुए हमारा लड़का हरिडली अश्योर करता है कि यह काफी से अधिक है। क्रिस का एक्सप्रेशन नरम पड़ जाता है और वह पूछता है कि क्या शूत्रा वास्तव में उसे अपना भाई मान सकता है। एक पल के लिए चूत्रा चुप रहता है क्योंकि ब्रदर शब्द का एक वेट है जिसका वह आदी नहीं है, लेकिन क्रिस को अपना भाई मानने का आइडिया उसे अपील करता है। तो वह सहमत होता है, क्रिस के साथ हाथ मिलाता है और अपने माइंड में स्वीकार करता है कि वह उसके साथ काम करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा है। उसी क्षण उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने मूनलाइट सिबलिंग्स के साथ एक अलायंस बनाया है, हालांकि उसकी स्टेटस वर्तमान में नॉर्मल है। इस बीच स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के एनकैंपमेंट में उन्होंने एक प्रिजनर को पकड़ लिया है जिसका इंटरोगेशन चल रहा है। स्कारलेट ओगर्स यह जानने की डिमांड करते हैं कि क्या वह शुरू से ही उनके लोगों पर अटैक करने के इंटेंशन से यहाँ आई थी। उनकी कैप्टिव 6th प्रिंसेस फिलिशिया डूमब्लेड के अलावा और कोई नहीं निकली। इस बीच हमारा लड़का अपनी स्टैट्स स्क्रीन को देख रहा है और कुछ अजीब नोटिस करता है। जब भी उसका लेवल अप होता है उसके सभी स्टैट्स 2 पॉइंट्स से बढ़ते हैं, सिवाय उसके कैरिज्मा के जो केवल 1 से बढ़ता है। वह सिस्टम की इस क्वर्क के पीछे का कारण नहीं समझता है। वह अपने गेमिंग डेज ऑफ नाइट सागा से याद करता है कि अपीयरेंस और कैरिज्मा 2 अलग अलग चीजें हैं। अपीयरेंस से तात्पर्य है कि कैरेक्टर कितना ब्यूटीफुल दिखता है, जबकि कैरिज्मा ये डिटरमिन करता है कि कैरेक्टर कितना लाइकेबल है। फिर भी वह इस मैटर को अभी के लिए सेट असाइड करने का फैसला करता है क्योंकि उसका ओवरऑल ग्रोथ अभी के लिए सॉलिड है। इतना ही नहीं, बल्कि वह लेवल 10 तक पहुंचने वाला भी है। गेम में जब 2 मुख्य कैरेक्टर्स जेफर एंड लॉक लेवल 10 पर पहुंचे तो उनके संबंधित स्किल्स चोजन वन एंड डिसेंडेंट ऑफ डार्कनेस का भी लेवल अप हुआ। इसलिए वह उम्मीद कर रहा है कि उसके स्किल्स में से एक के लिए भी ऐसा ही होगा। उसी क्षण कैरिक उसे लेने आता है, कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है। बाहर निकलने पर कैरिक शूत्रा के अच्छे मूड को नोटिस करता है और इसका कारण पूछता है। वह मैटर को टाल देता है और अपने ट्रूप की ओर मुड़ता है, फिर उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद ओजार्स अपने वुल्व्स के साथ अंडरग्राउंड टनल्स में काम कर रहे हैं। इस बीच लीडर्स पास में इकट्ठा होते हैं, मेजेस को देखते हैं जो पोर्टल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्रिस उनके फाइंडिंग्स के बारे में पूछता है। एक मेज एक्सप्लेन करता है कि उनका गेस सही था क्योंकि पोर्टल वास्तव में गिश्का माउंटेन पर एस्का रिवर से जुड़ा हुआ है। क्रिस फिर पूछता है कि क्या यह इस्तेमाल किए जाने के लिए काफी स्टेबल है। मेज इसकी पुष्टि करता है, यह कहते हुए कि चूंकि यह ड्वार्व्स द्वारा बनाया गया था इसीलिए यह मजबूत और रिलायबल है। उसके बाद दोनों मैजिशियंस पोर्टल एक्टिवेट करते हैं और जब वे अपने सामने एक पोर्टल गेट देखते हैं तो वे ऑ में होते हैं। हमारा लड़का अपनी डेज से बाहर आता है जब उसके साथी गेट के पास इकट्ठा होते हैं, उसे उनसे जुड़ने का अर्ज करते हैं
वह उनके पीछे दौड़ता है और पोर्टल में एंटर करता है, जो उन्हें स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के एनकैंपमेंट के पास गिश्का माउंटेन तक ले जाता है। क्रिस यह देखकर खुश होता है कि उनका गेस सही है। वह कैंप का एनालाइज करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वहां हजारों ट्रूप्स स्थित हैं। वह स्ट्रेटेजाइज करता है कि अगर वे पीछे से अटैक करते हैं तो उन्हें सप्लाईज को टारगेट करने की आवश्यकता है। वह जनरल बांडल को सामने से अटैक करने के लिए असाइन करने का फैसला करता है, जो एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और फिर वे आसानी से फूड सप्लाईज को जला सकते हैं। उस पल सैरा देखती है कि बहुत अधिक ट्रूप्स मौजूद नहीं हैं। क्रिस भी इस बात को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या वे पहले ही अटैक के लिए निकल चुके हैं। फिर उन्हें थोड़ी दूर कुछ लोग दिखाई देते हैं और आवर बॉय अंदाजा लगाता है कि शायद एक बैटल चल रही है। क्रिस उसे अपनी आंखों में ऑरा इकट्ठा करने का निर्देश देता है ताकि वह और अधिक स्पष्ट रूप से देख सके और वह तुरंत बात मान लेता है। सच में एक बैटल चल रही है। भाई बहन चर्चा करते हैं कि लाइटनिंग ट्राइब किसके खिलाफ लड़ रहा है। ये बांडाल नहीं हो सकता क्योंकि उसके स्केड्यूल में कोई लड़ाई नहीं है। साथ ही ये एक छोटे पैमाने की लड़ाई लगती है। तभी चूत्रा को विपरीत दिशा में एक लड़की दिखाई देती है और वह यह निष्कर्ष निकालता है कि यह डार्क एल्व्स के खिलाफ एक लड़ाई है। केटलिन स्पष्टीकरण के लिए उसकी ओर मुड़ती है और वह बताता है कि उसने उनके छोटे कद से इसका अंदाजा लगाया, साथ ही वे ड्रेको की सवारी कर रहे हैं। क्रिस देखता है कि डार्क एल्व्स पीछे हट रहे हैं। उनकी गति को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे उनका कमांडर गिर गया है। इस बीच कराक भ्रमित है कि वास्तव में क्या चल रहा है। हालांकि आवर बॉय का दिमाग वहां डार्क एल्व्स की उपस्थिति के बारे में एनिग्मा में फंसा रहता है। थोड़ी देर बाद वे वापस आते हैं और जनरल बंडल के साथ बातचीत शुरू करते हैं, जो ड्वार्फ्स पोर्टल की उनकी खोज से काफी संतुष्ट है। वह इतनी वैल्यूएबल आइटम खोजने के तरीके में रुचि दिखाता है। क्रिस इसका सारा श्रेय शूत्रा को देता है, लेकिन वह इसे किस्मत बताकर टाल देता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह अपने पसंदीदा जनरल को देखकर खुश महसूस करता है। जनरल बांडल उससे डीमन किंग्स कास्टल में एक इनाम का वादा करता है। फिर क्रिस लाइटनिंग ट्राइब के साथ डार्क एल्व्स के टकराव के बारे में पूछता है। बांडल स्वीकार करता है कि वह इसके बारे में जानता है, लेकिन समझाता है कि डार्क एल्व्स स्वेच्छा से लड़ाई में शामिल हुए थे। क्रिस और दबाव डालता है, उनके लाइटनिंग ट्राइब के साथ टकराव का कारण जानना चाहता है। पंडाल स्वीकार करता है कि उसे पूरी गहराई नहीं पता, लेकिन वह जानता है कि डार्क एल्व्स पहले से ही युद्ध के लिए स्काउटिंग की योजना बना रहे थे। फिर वह सबसे बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है, यह खुलासा करते हुए कि डार्क एल्व्स इंडिपेंडेंट यूनिट के कमांडर को लाइटनिंग ट्राइब ने पकड़ लिया है। अब क्रिस अचानक पीछे हटने का कारण समझ जाता है। आवर बॉय उनके कमांडर के बारे में उत्सुक हो जाता है। बांडल तब खुलासा करता है कि वे इस व्यक्ति को पहले से जानते हैं, क्योंकि कमांडर कोई और नहीं बल्कि फिलिसिया डूमब्लेड है। फिलिसिया तीसरी रानी सिल्विया डूमब्लेड की बेटी और डार्क एल्व्स की प्रिंसेस भी है। उसका एक जुड़वां भाई है, 5वां प्रिंस सिल्वन डूमब्लेड। गेम में दोनों जुड़वां चौथे प्रिंसेस एनास्टेसिया निक्रियन के पक्ष में शामिल होते हैं, इसीलिए वह हमेशा चूत्रा के प्रति शत्रुता रखती है। उसे समझ नहीं आता कि वह यहाँ क्यों है और अनुमान लगाता है कि वह मेरिट चुराने की कोशिश कर रही होगी। क्रिस उसकी तंद्रा को तोड़ता है, ये पूछते हुए कि क्या लाइटनिंग ट्राइब को कभी उनके बंदी की पहचान के बारे में पता चला। बांडाल इस मामले में एक्सप्रेस इग्नोरेंस करता है। फिर क्रिस उनके अगले कदम के बारे में पूछता है। बंडाल दृढ़ता से कहता है कि यदि यह उनकी क्षमताओं के भीतर है तो वे उसे बचाएंगे। क्रिस बताता है कि वे नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बांडल फिर से दृढ़ता से जवाब देता है, यदि लाइटनिंग ट्राइब पहले आता है तो वे बात करने के लिए सहमत होंगे, अन्यथा वे उनकी मांगों के सामने नहीं झुकेंगे। क्रिस इसे स्वीकार करता है। वे बांडल के साथ संचार समाप्त करते हैं, जो अपनी तरफ से जानकारी इकट्ठा करने और जरूरत पड़ने पर क्रिस से संपर्क करने का वादा करता है। केटलिन फिलिशिया को बचाने की आवश्यकता पर जोर देती है। हालांकि क्रिस उसकी भावना को साझा नहीं करता, क्योंकि लाइटनिंग ट्राइब एनकैंपमेंट में जाने से उन्हें खतरा होगा। केटलिन फिर से जोर देती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए कि आखिरकार फिलिशिया उनकी बहन है। क्रिस भी यह जानता है, लेकिन वह अभी भी झिझकता है। थोड़ी देर बाद वे अपनी अगली चाल की योजना पर सहमत होते हैं। बैंडल लाइटनिंग ट्राइब के मुख्य बल के साथ लड़ेगा और उन्हें कैंप से दूर ले जाएगा। इसका मतलब है कि वे एनकैंपमेंट पर अटैक कर सकते हैं। उसका उद्देश्य केंद्र की ओर जाना और सभी का ध्यान भटकाने के लिए पर्याप्त केओस पैदा करना है। इस बीच शूत्रा और केटलिन अपने मिशन को कवर करने के लिए अपने ट्रूप्स का नेतृत्व कर सकते हैं। शट पूछता है कि क्या उसके मिशन का मतलब फिलिसिया को बचाना है। वह सहमत होता है, लेकिन जोड़ता है कि पहले वे दुश्मन के आर्मरी और फूड सप्लाईज को जला देंगे और उसके बाद ही प्रिंसेस को बचाएंगे। अंत में वह चेतावनी देता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं
तो उन्हें पीछे हटना होगा। वे सिर्फ फिलिसिया के लिए और जान जोखिम में नहीं डालेंगे, जो उसकी बहन को विरोध करने के लिए प्रेरित करता है, जो उन्हें याद दिलाती है कि फिलिसिया उनका फैमिली है। क्रिस उसे याद दिलाता है कि वह कमांडर है और वह अपनी बहन के लिए उनके ऑपरेशन को जोखिम में नहीं डालेगा। सिबलिंग को देखते हुए आवर बॉय क्रिस की फेलिशिया को बचाने में अनिच्छा को नोटिस करता है और इसके पीछे के कारण के बारे में सोचने लगता है। उनकी योजना के अनुसार वे लाइटनिंग ट्राइब के खिलाफ लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। कैरिक ट्रूप्स को प्रेरित करते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए रैली करता है। किश्का माउंटेन पर वे दुश्मन के सेटलमेंट का निरीक्षण करने के लिए संक्षेप में रुकते हैं। क्रिस की निगाहें कैंप के केंद्र पर टिकी रहती हैं। अगले ही पल बांडल अपना एम्बुश शुरू करता है, अपने बलों को आगे बढ़ाता है, जिससे मैदान में एक एक्सप्लोजन होता है। इस बीच कराक और चूत्रा अपने ट्रूप्स को पीछे रोक कर रखते हैं। कैरिक रुकने का कारण पूछता है, लेकिन शूत्रा समझाता है कि उन्हें सिग्नल का इंतजार करना होगा। बांडल के बल दुश्मन की लाइंस को तोड़ते हैं, बड़ी संख्या में सफाया करते हैं। उनमें से अधिकांश को मार गिराने के बाद बांडल अपने ट्रूप्स को पीछे हटने का आदेश देता है और वे तुरंत इसका पालन करते हैं। फिर क्रिस की बारी आती है। वह कमांड देता है और उसके ट्रूप्स योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अचानक हुए इस चार्ज से उनके दुश्मन अचंभित रह जाते हैं। दोनों छोटे सिबलिंग सावधान रहने के लिए त्वरित शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। शट फिर अपना मैप खोलता है और अपने ट्रूप्स को फूड सप्लाईज कैंप की ओर बाईं ओर जाने का निर्देश देता है। वे अपने रास्ते में आने वाले दुश्मनों को काट गिराते हैं। एक समय एक रेड ऑर्क कैरक को चौंका देता है, लेकिन आवर बॉय जल्दी से प्रतिक्रिया करता है। एक डैगर फेंकता है जो एक सटीक स्ट्राइक करता है। वह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने अब लेवल 1 डैगर थ्रोइंग स्किल को जागृत कर लिया है। करक एक बार फिर उसकी क्षमता से चकरा जाता है और उससे सवाल करता है, लेकिन चूत्रा एक अस्पष्ट जवाब देता है और उसे आगे बढ़ते रहने का आग्रह करता है। सच में उसने पिछली रात डैगर थ्रोइंग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और संयोग से स्किल को जागृत कर लिया था। आखिरकार वे फूड सप्लाईज क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसे जलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शूत्रा झिझकता है। एक मौका है कि फेलिसिया अंदर हो सकती है और वह आग की लपटों में फंस सकती है। वह कैरिक को अपने घोड़े रोकने का आदेश देता है, जोर देकर कहता है कि उन्हें पहले फेलिसिया को ढूंढना होगा। कराक ऐसे काम की कठिनाई बताता है, लेकिन चूत्रा उसे ढूंढने के लिए अपना मिनी मैप खोलता है। उसे एक न्यूट्रल एनपीसी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसका डॉट या तो पर्पल या ब्लू दिखाई देगा। ध्यान से स्कैन करने के बाद वह अंततः एक को देखता है। वह कैरिक को पीछे आने का आग्रह करता है और साथ में वे एक कैंप में घुस जाते हैं। चारों ओर देखते हुए अंततः उसे अपनी बहन मिलती है। फेलिशिया तुरंत उसे पहचान लेती है और पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। समय बर्बाद किए बिना वह उसके बंधन खोलना शुरू कर देता है। स्पष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता भागना है। इस बीच उसका दिमाग पहले से ही एक अलग योजना पर काम कर रहा है। उसका इरादा इस अवसर का उपयोग करके अपनी बहन को उसका आर्नी बनाने का है, कुछ ऐसा जो भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कैंप के बाहर चूत्रा फेलिशिया को तेजी से चलने का आग्रह करता है, जोर देकर कहता है कि उन्हें मूनलाइट सिबलिंग्स के साथ फिर से इकट्ठा होना होगा। यह उसे आश्चर्यचकित करता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वे दोनों वास्तव में उसे बचाने आए हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह इस मिशन को इतना बड़ा क्यों बना रही है। वह रॉयल फैमिली के भीतर चल रहे पावर प्ले के बारे में समझाना शुरू करती है, लेकिन उसके शब्द तब कट जाते हैं जब कैरिक देखता है कि दुश्मन उनकी ओर उमड़ रहे हैं। शट अपनी बहन को उसके नाम से पुकारकर सिग्नल करता है। एक पल के लिए वह आज्ञा मानती है, लेकिन अचानक रुक जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसने उसे उसके नाम से बुलाया है। इससे पहले कि वह और सवाल कर पाती, वह उसे आने वाले अटैक के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन फायर ब्लास्ट सीधे उसे हिट करता है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है। कैरिक और फेलिशिया दोनों सदमे में जम जाते हैं क्योंकि लपटें उसे घेर लेती हैं। अगले ही पल उन्हें और भी हैरान कर देता है क्योंकि वही आग वापस अटैकर पर फेंकी जाती है जिसे शूत्रा ने ही रिफ्लेक्ट किया है। वे अविश्वास में घूरते हैं क्योंकि वह बिना किसी नुकसान के बाहर निकलता है। उसने अभी अभी मोना कंट्रोल के साथ साथ फायर एरोज को भी लेवल 1 पर जागृत किया है। समय बर्बाद किए बिना वह अपनी नई स्किल्स का फायदा उठाता है। सटीक निशाना लगाकर आग के एरोज दागता है। उसकी अभिव्यक्ति संतुष्टि दिखाती है। आखिरकार उसकी अपनी एक मैजिक स्किल लेवल 1 पर भी यह घातक साबित होती है क्योंकि एक और दुश्मन गिर जाता है। उसके फायर एरो से मारा गया। उसकी जीत की खुशी पीछे से एक और अटैक से कट जाती है। पीछे मुड़कर वह इसे एक आइस एरो स्ट्राइक के रूप में पहचानता है, लेकिन नोटिस करता है कि टारगेट वह नहीं है, यह फेलिशिया है।
वह चिंता से आगे बढ़ती है, लेकिन वह उसे रोकता है। अपनी आंखों में एक दृढ़ चमक के साथ वह इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि अगला ब्लो एक आइस अटैक होगा ताकि वह एक आइस स्किल हासिल कर सके। जैसा कि उम्मीद थी, आइस एरो उसे हिट करता है और तुरंत वह लेवल 1 आइस एरो हासिल कर लेता है। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक होती है। थकान की एक लहर उस पर हावी हो जाती है और वह गिर जाता है। उसका सिस्टम एक चेतावनी फ्लैश करता है। उसका एचपी लगभग खत्म हो चुका है, केवल 13 पॉइंट्स बचे हैं। अपने आप में बड़बड़ाते हुए वह खुद को चेतावनी देता है कि एक और हिट न ले, नहीं तो उसका शरीर बच नहीं पाएगा। उस पल फिलिशिया ताना मारती है, उसे शील्ड करने के लिए डांटती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह उनके सिबलिंग में सबसे कमजोर है और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होनी चाहिए, न कि उसे। वह महसूस करता है कि उसने उसके एक्शंस को गलत समझा है। उसे एक तरफ धकेलने से उसे लगता है कि वह उसकी प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर भी, जबकि वह उससे उसकी जादू चलाने की अचानक क्षमता के बारे में सवाल करती है। इस बीच कुछ उसका ध्यान खींचता है। दुश्मन फिलिशिया के स्पेल से मारा गया है, और जैसे ही वह उसके शरीर से आइस एरो निकालती है, वह घाव को भरना शुरू कर देती है। उस पल उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने लेवल 1 हीलिंग मैजिक हासिल कर लिया है। घाव को बंद होते हुए देखकर वह अपनी बहन की एक मैजिशियन के रूप में प्रतिभा की प्रशंसा करता है। वह पूछती है कि क्या वह अब बेहतर महसूस कर रहा है, और वह जवाब देता है कि वह कर रहा है। हालांकि वह यह भी नोटिस करता है कि उसकी हीलिंग उसके ब्लड को भी भरती हुई लगती है, कुछ ऐसा जो उसे स्पष्ट रूप से भ्रमित करता है। इससे पहले कि वह कुछ क्लैरिफाई कर पाता, एक विशाल ब्लड ओगर एक क्रोधित बैल की तरह उनकी ओर चार्ज करता है। फेलिशिया अविश्वास में घूर रही है। वह इस विशेष मॉन्स्टर से अनफेमिलियर है। शांति से वह समझाता है कि यह एक म्यूटेटेड स्पीसीज है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए सचमुच इस भयानक चीज से पार पाना होगा। वह उदास होकर सहमत होता है, और जब ओजार आखिरकार उन पर झपट्टा मारता है तो उनमें से कोई भी सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। वे तुरंत मुड़ते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि इस तरह के बीस्ट से कैसे निपटा जाए। जब वे भाग रहे होते हैं तो ब्लड ओगर की गति उसके विशाल आकार के बावजूद तेज साबित होती है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए फेलिशिया जल्दी से एक प्लान बनाती है। शट को उसे कुछ टाइम देना होगा, जबकि वह उस मॉन्स्टर को उड़ाने के लिए एक पावरफुल स्पेल तैयार करती है। हालांकि शट को नहीं पता कि यह कैसे करना है। जब ओजार के जबरदस्त बल के नीचे जमीन टूट जाती है तो डेस्परेशन उसे कार्य करने के लिए मजबूर करती है। वह उसे एग्रो करने के लिए सहमत होता है। हालांकि फेलिशिया इस अजीब शब्द को नहीं समझती। कैराक की ओर मुड़ते हुए वह उसे वह मूव दोहराने का आदेश देता है जो उन्होंने पहले किया था। कैराक बिना किसी झिझक के सहमत होता है। शट अपनी इन्वेंट्री से ड्वार्फन डैगर निकालता है, जो अब उसके लेवल अप की वजह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वह इसे जमीन में छेदता है और अपने स्किल अंडर द किंग्स बैनर को एक्टिवेट करता है, जिससे कैरक की स्टेमिना और पावर बढ़ जाती है। ब्लड ओगर कैरक पर चार्ज करता है, लेकिन वह अपने वेपन से उसके वार को रोकता है और उसके सीने पर एक जोरदार पंच मारने से पहले उसे पीछे धकेलता है। उसी समय फेलिशिया चुपके से बीस्ट के पीछे फिसल जाती है और उसके पैरों के नीचे एक चिकना ग्रीस स्पेल करती है, जिससे वह विशालकाय गिर जाता है। कैराक हवा में ऊंचा कूदता है और ओगर के सीने पर जोर से वार करता है, जिससे उसकी सांस अटक जाती है। चुतरा को राहत महसूस होती है कि उन्होंने आखिरकार सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक को गिरा दिया है। भले ही अभी भी बहुत सारे बाकी हैं, अचानक उसे सुनहरी रोशनी घेर लेती है। अपनी स्टेटस विंडो खोलकर वह यह देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वह आखिरकार लेवल 10 पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उसका प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट भी लेवल अप हो गया है। उसका मेन स्किल प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट लेवल 2 तक पहुंच जाता है, जिससे एक नई पैसिव एबिलिटी अनलॉक होती है। अधीरता से वह यह देखने के लिए क्लिक करता है कि वह क्या है। उसने बैटलफील्ड प्रोटेक्शन को लेवल 1 पर एक्वायर कर लिया है, जो उस पर लक्षित किसी भी अटैक की एक्यूरेसी को थोड़ा कम कर देता है। वह मुश्किल से विश्वास कर पाता है कि यह मूल रूप से एक स्टॉर्म ट्रूपर इफेक्ट है, वही ट्रोप जो फिल्मों में देखा जाता है, जहां बुलेट्स या वार हमेशा हीरो को बाल बाल चूक जाते हैं। इस स्किल के साथ प्रोटैगनिस्ट प्लॉट आर्मर को दोहराने की उसकी संभावनाएं बस आसमान छू गईं। उसके विचारों को फेलिशिया की अर्जेंट वॉइस से काट दिया जाता है, क्योंकि दुश्मनों का एक झुंड उनकी ओर दौड़ता है। वह विंड वर्ल और रेज कास्ट करती है, एक मिनिएचर टॉर्नेडो बनाती है जो दुश्मन की रैंक्स को फाड़ देता है। करीब से देखते हुए शुत्रा को कुछ रियलाइज होता है कि यह वास्तव में कोई स्पेल नहीं है, भले ही वह ऐसा दिखता हो। इसके बजाय यह स्पिरिट्स का आह्वान है। उसे याद आता है कि डार्क एल्व्स अपनी भयावह रेप्यूटेशन के बावजूद अभी भी एल्व्स हैं,
जिनमें मैजिक के लिए नेचुरल अफिनिटी है, और फेलिशिया, उसकी बहन, स्पष्ट रूप से एक नेचुरल बॉर्न स्पिरिट समनर है। उसे अपने समन्ड स्पिरिट के साथ इतनी जबरदस्त माइट से लड़ते हुए देखकर शुत्रा लालची होने से खुद को रोक नहीं पाता। वह गुप्त रूप से चाहता है कि उसकी समनिंग एबिलिटीज में से एक उसे स्ट्राइक करे, ताकि वह अपने लिए भी उसी पावर को अवेकन कर सके। आसमान में एक पीला फ्लेयर दिखाई देता है, जो पीछे हटने का अलार्म है। ये सोचते हुए कि क्या कोई खतरे में है, हीरो ऑर्किड को सेना के साथ पीछे हटने का आदेश देता है और केटलिन मूनलाइट के पास अकेले जाता है। फिलिसिया डूमब्लेड भी उसे बचाने के रिपे करने के लिए उसके साथ शामिल हो जाती है। इस प्रकार वे आगे बढ़ते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि 8वीं प्रिंसेस स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के हाथों पकड़ी नहीं गई होगी। छठी प्रिंसेस उससे उसके इतनी चिंता करने का रीजन पूछती है। हालांकि वह दावा करता है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे सिबलिंग हैं। सच तो यह है कि वह यह अलायंस के लिए कर रहा है। इस बीच केटलिन मूनलाइट अपनी पावर्स का उपयोग करके उस पर चार्ज कर रहे ओजर्स पर वार करना जारी रखती है। उन्हें अपनी मुट्ठी से मारने के बाद वह एक और फायर बेस्ड स्किल कास्ट करती है, जिससे वे दर्द में कराहते हुए छूट जाते हैं। हालांकि उनमें से 2 उसके स्पेल को तोड़कर उस पर झपट्टा मारते हैं। अचानक अटैक के बावजूद वह अपना बैलेंस बनाए रखती है और अपने वेपन को घुमाती है, उन्हें अपनी पावर्स से युद्ध के मैदान में दूर फेंक देती है। इस समय तक शुत्रा और फिलिशिया डूमब्लेड भी आ चुके होते हैं, इसलिए वह उनसे पूछती है कि वे पीछे क्यों नहीं हटे। जब वह उन्हें देखने के लिए मुड़ती है तो वह सुरक्षित देखकर फिलिशिया डूमब्लेड को गले लगाने के लिए कूदने से खुद को रोक नहीं पाती है। जब वे गले मिलते हैं तो हीरो मैप की जांच करता है और उन्हें उनकी ओर वापस आ रहे दुश्मनों के बारे में वार्न करता है। इसलिए वे उससे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं, जबकि वे पीछे का कवर करेंगे। एक बार जब वे पोर्टल से वापस आते हैं तो 8वीं प्रिंसेस इस बात पर अपना सरप्राइज व्यक्त करती है कि हीरो कितना मैच्योर और स्मार्ट हो गया है। तभी क्रिस मूनलाइट आता है और उनके लौटने की बात करता है, लेकिन जब छठी प्रिंसेस उसका अभिवादन करती है तो वह उसके प्रति ठंडा रहता है। फिर वह बताता है कि स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब का चीफ अपना कैंप जलता हुआ देखकर लड़ाई छोड़कर भाग गया, जिससे जनरल बंडाल की जीत हुई। हालांकि चूंकि चीफ अभी भी पावर में है, इसलिए प्रिंस घोषणा करता है कि वे किराम की सेना पर हमला करेंगे, जो कई चिन का बड़ा भाई है, इससे पहले कि स्कारलेट लाइटनिंग चीफ उनसे जुड़ जाए। अनाउंसमेंट के बाद वह फिलिशिया डूमब्लेड से पूछता है कि वह वहां क्यों है। वह बताती है कि जब उसने लड़ाई के बारे में सुना तो वह रूइंस पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन उनकी मदद के लिए जाते समय पकड़ी गई। इससे उसे पहले उसे बचाने की इच्छा न रखने के लिए थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। इस प्रकार वह उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चला जाता है। जब ऑर्क्स भोजन तैयार करते हैं तो हमारा लड़का अपनी स्किल्स की रिव्यू करता है और उनसे कंटेंट महसूस करता है। ओह, वैसे उसका निकनेम जू है, इसलिए मुझे उसे जू कहने पर ध्यान न दें। जब वह वहां बैठा होता है तो छठी प्रिंसेस अंदर आती है और उसे उसके कपड़ों से पकड़ लेती है। उसे करीब खींचते हुए वह उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेती है जब वह उससे अपने कपड़े उतारने की डिमांड करती है। शट उसकी आंखों में हॉरर से देखता है क्योंकि वह उससे अपने कपड़े उतारने की डिमांड करती रहती है। हालांकि उसे रीजन पूछने पर यह पता चलता है कि वह केवल उसके घावों का ट्रीट करना चाहती है, क्योंकि पहले यह केवल फर्स्ट एड था, लेकिन अब वह उसकी इंटरनल इंजरीज को हील करने की कोशिश करती है। जब वह उसका ट्रीट करती है तो वह उससे एक फेवर मांगता है जो केवल वही दे सकती है। बाद में जब वह उस पर हीलिंग मैजिक का उपयोग करने के बाद चली जाती है तो वह अपने रिक्वेस्ट के अनुसार 3 हीलिंग स्पेल्स सीखने से हैप्पी महसूस करता है। इसके अलावा आज वह दिन है जब वह लाइकेंथ्रोप्स की सिंबॉलिक मार्शल आर्ट बीस्ट फिस्ट आर्ट की वेयरवुल्फ ब्रांच सीखने जा रहा है। उनमें से वेयरवुल्फ की बीस्ट फिस्ट आर्ट फाउंडेशन है। यही वजह है कि केटलिन मूनलाइट उसे वह सिखाने का फैसला करती है। वह समझाती है कि बीस्ट फिस्ट आर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल ऑरा दोनों का उपयोग करती है और वह अब इंटरनल ऑरा के उपयोग की बेसिक्स सीखेगा। जैसा इंस्ट्रक्टेड है, हीरो इंटरनल ऑरा को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, जो सोल की पावर के करीब है। वह जूस फिजिक लेवल 1 अक्वायर करता है, जो शारीरिक रूप से मास्टर्ड होने वाले ट्रेनिंग स्किल्स में एफिशिएंसी बढ़ाता है। उसे एक पॉपअप के साथ कुछ और स्किल्स भी मिलते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक स्किल में लेवल अप होने से उसकी स्पेशल ट्रेट्स अनलॉक होती हैं। यह उसे ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स वाले प्रोटैगनिस्ट होने पर ग्लैड करता है और वह ट्रेनिंग पर लौटता है। जल्द ही वह बेसिक मूवमेंट सीख जाता है, इसलिए 8वीं प्रिंसेस चाहती है कि वह अगली टेक्निक पर आगे बढ़े। अचानक एक वुल्फ दौड़कर केटलिन मूनलाइट के पास आता है, जिससे वह अलार्म्ड हो जाती है कि काम्स यूनिट वैनिश हो गई है। 7वें प्रिंस द्वारा सभी 4 सिबलिंग के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहां वह प्रोक्लेम करते हैं कि कायरम को उनके प्लान की भनक लग गई है।
हालांकि जनरल बैंडल्स इंटेलिजेंस के अनुसार प्रिंस मैप पर एक लोकेशन की ओर इशारा करते हैं जहां याकुजान और कायराम के रॉन्डेवू करने की उम्मीद है। इसलिए वे जनरल के साथ सेना में शामिल होने और स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के खिलाफ एक फुल स्केल बैटल शुरू करने का डिसाइड करते हैं। एक बार जब भाई बहन स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब सब्जुगेशन आर्मी के मेन बेस पर पहुंचते हैं तो प्रिंस शूत्रा को जनरल का चेहरा परिचित लगता है, क्योंकि नाइट सागा में वह उन्हें सबसे ज्यादा फेवर करते थे। युद्ध से पहले आराम करते समय हीरो अपने ड्रीम में दो विमेन को देखता है। एक की दो अलग अलग रंगों की आंखें हैं और दूसरी आर्मर में है। जब ड्रीम में कंक्वेस्ट और वॉर का जिक्र होता है तो वह कंफ्यूजन में जाग जाता है। ठीक तभी ऑर्किड उन्हें प्रस्थान के लिए जगाने आता है और वे बैटल के लिए मार्च करते हैं। इस फाइट में उन्हें लेफ्ट फ्लैंक सौंपा गया है। जनरल सेंटर लेते हैं और क्रिस मूनलाइट और 8 प्रिंसेस राइट की कमांड करते हैं। हाईली मोबाइल डार्क एल्व्स को रियर के लिए टास्क्ड एक इंडिपेंडेंट डिटैचमेंट के रूप में एक्ट करना होता है। हालांकि इससे पहले कि हीरो अपने होश संभाल पाता, वह खुद को बैटलफील्ड के बीच में पाता है जो हजारों ऑर्क्स से घिरा हुआ है। बैटल फॉर्मेशन सेट होने के बाद जनरल के आदेश पर ट्रूप्स स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब पर चार्ज करते हैं। दूसरी ओर ट्राइब पहले से ही असॉल्ट के लिए तैयार है, इसलिए जब ट्रूप्स एनिमी कैंप के करीब आते हैं तो एक बड़ा एक्सप्लोजन उन्हें उड़ा देता है। एक बार जब धूल और धुआं छंटता है तो जनरल एक विशाल स्वैम्प मैमथ को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कई और एक्सप्लोजन होते हैं जिससे जमीन पर खड़े वेरियस ऑर्क्स उछल जाते हैं और स्वैम्प मैमथ्स लगातार अपीयर होते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई लिजर्ड मैन भी जमीन के नीचे से बाहर रेंगते हैं, जो यह दिखाता है कि एनिमी ट्राइब को पूरी प्लान के बारे में पहले से ही पता था। सिचुएशन को देखते हुए 8 प्रिंसेस रिट्रीट करने और बाद में एक बेहतर चांस का इंतजार करने का सजेस्ट करती है। जब क्रिस मूनलाइट पीछे हटने में विफल रहने पर कंप्लीट एनाहिलेशन के रिस्क का जिक्र करता है तो वह समझाती है कि अगर वे वहीं रहे तो कैजुअल्टीज ही बढ़ेगी। अंत में वह मेजेस को पीछे की तरफ एक डिफेंसिव लाइन फॉर्म करने का ऑर्डर देता है ताकि एनिमीज को रोके रखा जा सके, जबकि बाकी सभी को रैंक्स फॉर्म करने और रिट्रीट की तैयारी करने का ऑर्डर दिया जाता है। बैटलफील्ड पर लिजर्ड मैन ऑर्क्स पर अटैक करते रहते हैं जब तक कि उनमें से एक हीरो को स्ट्राइक करने वाला होता है। हालांकि ऑर्क हेड उस लिजर्ड मैन को तेजी से गिरा देता है और हीरो से खुद पर ग्रिप रखने को कहता है। डिफेंसिव लाइन एनिमीज को पीछे धकेलती रहती है जब तक कि वे आखिरकार भागने में मैनेज नहीं हो जाते। मेन बेस पर लौटने के बाद 7वें प्रिंस अपनी नेग्लिजेंस स्वीकार करते हैं, जिस पर जनरल या तो पूरी तरह से विथड्रॉ करने या डीमन किंग्स कासल से रीइंफोर्समेंट्स रिक्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं। जैसे ही प्रिंस इस मैटर पर डिसाइड करने वाले होते हैं, फेलिसिया डूमब्लेड इंटरप्ट करती है और अपनी प्लान प्रपोज करती है। वह बताती है कि वह गिश्का माउंटेन्स के अंत में एक रूइन एक्सप्लोर करने आई थी। उन माउंटेन्स के भीतर 1500 वर्षों से एनकाडू द अर्थ ड्रैगन लेयर नामक एक रूइन के अस्तित्व में होने की बात कही जाती है। एनकीटू, अ ड्रैगन बॉर्न फ्रॉम मगमा, ने अपने लेयर और हॉर्ड की प्रोटेक्ट के लिए अनगिनत ट्रेजर गार्डियंस एम्प्लॉय किए थे। उन गार्डियंस में वे ड्वार्व्स थे जो कभी गिश्का माउंटेन्स में रहते थे, और केडू ने उन्हें लेयर की डिफेंड के लिए वेपन्स दिए थे। द एनविल दैट गिव्स बर्थ टू थंडर एक रेलिक है जो आर्मी स्केल मैजिक कास्ट करने और ट्रेजर गार्डियंस के रूप में सेवा करने के लिए क्रिएट किए गए चाइमेरास को कंट्रोल करने में इनेबल करती है। इसलिए जीतने के लिए सिबलिंग और उनके ट्रूप्स को उस रेलिक को खोजना होगा। जब फेलिसिया डूमब्लेड डिक्लेयर करती है कि एनविल स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के खिलाफ जीतने के लिए उनके लिए एकमात्र ऑप्शन है, तो जनरल उससे पूछते हैं कि क्या वह उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानती है। चूंकि वह नहीं जानती, 7वें प्रिंस इसे एक ट्रेजर हंट के लिए हर किसी की जान रिस्क में डालना पूरी तरह से मूर्खता कहते हैं। हालांकि प्रिंस चूत्रा बोलते हैं एनविल के अस्तित्व की अफर्म करते हुए, क्योंकि गेम खेलते समय हीरो के रूप में उनका सामना इससे हुआ था। वह ड्वार्वन रून्स स्टडी करते समय इस तरह की एक स्टोरी सामने आने के बारे में बताते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर वह फेलिसिया डूमब्लेड पर ट्रस्ट करने का क्लेम करते हैं। क्रिस मूनलाइट आइडिया को रिजेक्ट करने में परसिस्टेंट रहते हैं, इसलिए हीरो एक और ट्राइब का जिक्र करता है जिसकी एक सिमिलर लेजेंड है, और चूंकि रूइंस के एंट्रेंस के पास होने की हाई चांस है, वह उस एरिया की स्काउट करने और किसी भी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिक्लेयर करता है। इस प्रकार वह उनसे उसे भी फुल थ्रॉटल जाने देने के लिए कहता है। फेलिसिया डूमब्लेड्स फैंटम स्टीड हॉर्सेस का उपयोग करते हुए सिबलिंग और ऑर्क हेड अपनी सर्च पर निकल पड़ते हैं। हमारा लड़का एस्टिमेट करता है कि उसके मिनी मैप की हेल्प से रूइंस एंट्रेंस तक पहुंचने में केवल लगभग 1 आवर लगेगा, लेकिन वह वंडर करता है कि सस्पिशन रेज किए बिना उन सभी को वहां कैसे गाइड किया जाए। यह न जानते हुए कि और क्या कहें,
वह झूठ बोलता है कि टनल मैप्स में एक निश्चित कंसिस्टेंसी होती है, इसलिए यदि वह इस जगह के टेरेन को टनल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंबाइन करता है तो वह एनविल का एक रफ लोकेशन डिटरमिन कर सकता है। हालांकि सभी उनके स्टेटमेंट से पजल्ड लगते हैं। फेलिसिया समझने का क्लेम करती है और उसे रास्ता दिखाने के लिए कहती है, भले ही उसे भी यह ऑड लगता है। हीरो के लीड का फॉलो करने के बाद वे एक ब्लॉक्ड एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। उनका कंफ्यूजन देखकर वह 8 प्रिंसेस से एक जोरदार स्ट्राइक करके उसे तोड़ने के लिए कहता है। जब फेलिसिया एनविल के लोकेशन पर डाउट करती है तो प्रोटैगनिस्ट इंसिस्ट करता है कि उसके कैलकुलेशंस के अनुसार अगर वे यहां से तोड़कर अंदर जाते हैं तो उनका सामना डंजन गार्डियंस से नहीं होगा, ये याद दिलाते हुए कि केटलिन मूनलाइट के पास तोड़ने का कोई मीन्स नहीं है। छठी प्रिंसेस एक रूइन एक्सप्लोरर के रूप में अपने नॉलेज ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लोसिवनेस स्किल्स से इसे शैटर कर देती है। एक बार जब रॉक्स कोलैप्स हो जाते हैं और एंट्रेंस ओपन हो जाता है तो वे अंदर कई पिलर्स के बीच में एक हाफ डोम को स्पॉट करते हैं। हाफ डोम में एनविल होने की होप में वे उसकी ओर चलते हैं और यह पता लगाने लगते हैं कि इसे कैसे ओपन किया जाए। इस बीच फेलिसिया अपने आसपास की 9 स्टैच्यूज पर नोटिस करती है, जिनमें से केवल 3 के पास वेपन्स हैं। चूंकि वेपन्स ड्वार्वन मेड हैं, वे रियलाइज करते हैं कि उन्हें शेष स्टैच्यूज को भी ऐसे वेपन्स से इक्विप करना होगा। इससे पहले कि वे वरी कर सकें कि उन्हें कहां से ऑब्टेन किया जाए, हीरो रिवील करता है कि पिछले टनल एक्सपीडिशन के दौरान उसने 6 ड्वार्वन सोर्ड्स पिकअप किए थे। बहरहाल जैसे ही वे हर स्टैच्यू को एक ड्वार्वन सोर्ड हैंड करते हैं, हाफ डोम से एक ब्राइट लाइट शाइन होती है और वह ओपन होने लगता है। एक बार जब यह पूरी तरह से ओपन हो जाता है तो द एनविल दैट गिव्स बर्थ टू थंडर को देखकर उनकी आंखें जॉय से चमक उठती हैं। एनविल का साइट उन्हें शॉक करता है, लेकिन बिना समय बर्बाद किए छठी प्रिंसेस सोचती है कि इसे कैसे एक्टिवेट किया जाए। वह हीरो और ऑर्क हेड को अपनी प्लेसेस पर रहने का ऑर्डर देती है, जबकि बाकी सभी को सर्कल पर 3, 6 और 9 मार्क्स पर पोजीशंस लेने का डायरेक्ट करती है। खुद को एक्सप्लेन करते हुए वह स्टेट करती है कि वे डिस्क में मना इन्फ्यूज करेंगे, उसकी ओर से स्टार्ट करके फिर क्लॉकवाइज प्रोसीड करेंगे, जिसमें मना ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। एक बार जब वे सभी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं तो वे एनविल में मना इन्फ्यूज करते हैं, जब तक कि एक तेज लाइट स्काई में शूटअप नहीं हो जाती। अचानक हुई फ्लैश के कारण हमारा लड़का अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वह उन्हें खोलता है तो वह खुद को एक क्राउड में पाता है जो अनगिनत मैन और मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स से घिरा हुआ है। इससे पहले कि वह सिचुएशन ग्रास्प कर पाता, एक ग्रफ और लाउड नॉइज इको होती है, क्योंकि एक टेरिफाइंग ड्रैगन ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वॉइस कमांड करती है कि वे महान इनकाडू के सेक्रेड नेस्ट की प्रोटेक्ट करें और डीमन और ह्यूमन रेल्म्स के बीच खड़े होने वाले गेटकीपर बने। अचानक हीरो की आंखें खुल जाती हैं और वह खुद को फ्लोर पर लेटा हुआ पाता है। उसे एहसास होता है कि वह ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन था और केडू तथा बाकी सब भी इसकी पुष्टि करते हैं, हालांकि वे विजन को समझ नहीं पाते। फेलिसिया घोषणा करती है कि एनविल इसे प्रकट करेगी। हालांकि जैसे ही वह उसे छूती है, एक बैंगनी एनर्जी की बड़ी लहरें बाहर निकलती हैं जो सीधे उसे प्रभावित करती हैं। जब हीरो मदद करने की कोशिश करता है तो वह भी इस अजीब एनर्जी से प्रभावित होता है और उन्हें बताया जाता है कि कडू के माना में इस अर्थ ड्रैगन को जीतना होगा, क्योंकि उसका ट्रायल उन पर डाला गया है जिनके पास अनुमति नहीं है। थोड़ी देर बाद एनर्जी आखिरकार कम हो जाती है, साथ ही एनविल का आकार भी सिकुड़ जाता है और वह एक हैमर में बदल जाता है। उसी समय हमारा लड़का उस एनविल को अपने हाथ में पकड़े बैठा है। उसकी एक आंख काली हो जाती है, जबकि 6th प्रिंसेस कहीं दिखाई नहीं देती है। दूसरी ओर स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को हीरो और उसके सैनिकों का मुख्य बेस मिल जाता है और उनका चीफ याकुजान उन्हें आदेश देता है कि वे बचे हुए लोगों का सफाया करने की तैयारी करें। अपने चीफ के आदेश के अनुसार स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब अपने राक्षसी जानवरों और विशाल फायरबॉल्स के साथ मुख्य बेस पर हमला करती है, जिससे एक्सप्लोजन्स होते हैं। क्रिस मूनलाइट तुरंत बाहर आता है, चिंतित है कि क्या करे, क्योंकि बाकी सब माउंटेन्स में चले गए हैं और वे विनाश के कगार पर हैं। माउंटेन्स के ऊपर से स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब का चीफ दृश्य देखता है और बेस कैंप के विनाश पर हंसता है। फिर वह ऑर्क्स पर स्पेल्स डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हिलने में असमर्थ हो जाता है। उसी क्षण एक मैमथ बैंगनी हो जाता है और स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे उनका चीफ भ्रमित हो जाता है कि क्या हो रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है, क्या होगा अगर डीमन किंग की संतान को एनविल मिल गया हो। वापस माउंटेन्स पर हीरो आखिरकार ग्राउंड से उठता है, अपने हाथ में थंडर हैमर एनविल का प्रतिरूप पकड़े हुए। इसे उसके हाथ में देखकर फेलिसिया टिप्पणी करती है कि ऐसा लगता है कि एनकाडू ने उसे चुना है और उसे इसका उपयोग करने के लिए कहती है।
चूंकि एनकीटू के माना ने जे को सिखाया है कि थंडर हैमर का उपयोग कैसे करना है और वश में करने के बाद ओबीडियंस कैसे लागू करनी है, वह स्वैम्प मैमथ्स पर हावी होकर शुरुआत करने का फैसला करता है। इसके साथ वह हैमरहेड को आधे गुंबद पर मारता है और मुख्य बेस पर सभी स्वैम्प मैमथ्स स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को कुचलना शुरू कर देते हैं। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से जनरल को एहसास होता है कि प्रिंस और प्रिंसेसेस अपने मिशन में सफल हो गए हैं। इसीलिए वह ऑर्क्स को इस अवसर का लाभ उठाकर दुश्मन ट्राइब को मारने का आदेश देता है। जैसा कि आदेश दिया गया है, ऑर्क्स लिजर्ड मैन और ओजर्स पर हमला करते हैं, जबकि दुश्मन चीफ भ्रम में दृश्य को घूरता है। उसका सबॉर्डिनेट उसे सलाह देता है कि अभी पीछे हट जाए और दूसरे मौके का इंतजार करे, लेकिन इससे पहले कि वे भाग सकें, सेवेंथ प्रिंस आ जाता है। जब वह चीफ को आत्मसमर्पण करने का मौका देता है तो चीफ प्रिंस को मारने के लिए अपना वेपन चलाता है। हालांकि प्रिंस बीस्ट गॉड फिस्ट आर्ट का उपयोग करता है और चीफ को एक ही स्ट्राइक में मार देता है। इससे उसके सबॉर्डिनेट्स में पैनिक फैल जाता है और वे दृश्य से भाग जाते हैं। क्रिस मूनलाइट को हीरो और प्रिंसेसेस के बारे में अपनी चिंताओं के साथ अकेला छोड़ जाते हैं। इस बीच ऑर्चर्ड और टीम आश्चर्य से देखते हैं कि कैसे मैमथ्स दुश्मन के बचे हुए लोगों से निपट रहे हैं। सिक्स्थ प्रिंसेस उन्हें एनविल की शक्ति के बारे में बताती है और वह आगे समझाने ही वाली होती है कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। एजिटेंट तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसे रेस्ट करने की सलाह देता है। इस प्रकार जब वे लौटने का फैसला करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रोटोगोनिस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बैटल खत्म होने के बाद एनकीटू की रेलिक को नियंत्रित करने के कारण हीरो का लेवल बहुत बढ़ जाता है। फिर उसे एक पॉपअप मिलता है जिसमें कहा गया है कि कॉन्क्वेस्ट का लेवल भी बढ़ गया है, जिससे वह अपने मुख्य स्किल्स के बेहतर होने से खुश होता है। जैसे ही वह अन्य स्किल्स की जांच करना जारी रखता है, 8 प्रिंसेस आती है और माउंटेन हॉल को बिना बताए छोड़ने के लिए उसके सिर पर मारती है। उसे डांटने के बाद वह उसे बताती है कि वे रात के लिए यहीं कैंप करेंगे क्योंकि फिलिसिया बेहोश हो गई है। एक बार जब दोनों माउंटेन हॉल लौट आते हैं तो केटलिन मूनलाइट हीरो को सभी डिटेल्स समझाती है, जबकि सिक्स्थ प्रिंसेस को टीम के अन्य सदस्यों द्वारा ठीक किया जाता है। चूंकि वे फिलिसिया की मदद के बिना फैंटम स्टीड को समन नहीं कर सकते हैं, उन्हें वहीं कैंप करना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। बाद में जब हर कोई रेस्ट कर रहा होता है, चूत्रा सोचता है कि क्या लेवल अप होने से ही उसकी स्टैमिना पूरी तरह से ठीक हो गई है, क्योंकि वह थका हुआ महसूस नहीं कर रहा है। अचानक उसे एहसास होता है कि वे एक रूइन में हैं, जिसका अर्थ है कि डंजन के अंदर छिपे हुए वेपन्स या ट्रेजर होने चाहिए। डंजन के ट्रैप्स और गार्डियंस के बावजूद वह एनविल की एब्सोल्यूट पावर प्राप्त करने के कारण रूइन का रूलर होने के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस करता है। इसलिए वह ऑर्चिड को अपने साथ लेता है और वेपन्स और ट्रेजर्स खोजने के लिए रूइन में चला जाता है। जैसे ही वे एक डोर खोलते हैं, उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली मॉन्स्टर आर्क गोलेम ग्रिफिन के रूप में फ्लोर पर लेटा हुआ मिलता है। यह देखकर वे चुपचाप सावधानी से रूम से बाहर निकल जाते हैं, जब तक कि उन्हें आखिरकार वेपन्स और ट्रेजर वाला एक चेंबर नहीं मिल जाता। ऑर्क हेड हीरो को दिखाने के लिए एक आर्मर उठाता है और उसे उसमें से सूक्ष्म माना महसूस होता है, जो दर्शाता है कि यह मैजिक आर्मर है। इस प्रकार वह ऑर्क हेड को इसे अपने पास रखने के लिए कहता है। बाकी ट्रेजर को देखकर वह यूजफुल चीजों को अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करने का फैसला करता है और ऑर्क हेड को भी सब कुछ यूजफुल लेने के लिए कहता है। अचानक उसकी नजर एक बंद चेस्ट पर पड़ती है और उसे खोलने पर वॉल में एक छिपा हुआ पैसेज दिखाई देता है। अंदर कुछ रेयर और प्रेशियस खोजने के लिए उत्साहित होकर वह खुद ही प्रवेश करता है और एक चेंबर तक पहुंचता है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, वह चेंबर के केंद्र में एक बैंगनी फायर से किसी को पुकारते हुए सुनता है। वह तुरंत उनकी माना से पहचान करता है और हालांकि यह पहली मुलाकात है, वह तुरंत एहसास करता है कि यह एनकाडू की आवाज है और बैंगनी एनर्जी के अंदर जो चीज तैर रही है वह एनकाडू का गॉन्टलेट अर्थशेकर है। जू की आंखें एनकीटू के गॉन्टलेट अर्थशेकर को देखकर चमक उठती हैं और वह इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि गॉन्टलेट को छूने के लिए उसे कई चीजों की कमी है, फिर भी उसे इसके मास्टर के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है और परमिशन मिल जाती है। जब गॉन्टलेट उसके हाथ की ओर खींचता है और उसमें फिट हो जाता है तो उसे एक बड़ा शॉक महसूस होता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, मैजिक पावर और एंड्योरेंस बढ़ जाती है। जैसे ही वह ऐसी महान आइटम प्राप्त करने में आनंद लेता है, ऑर्क हेड दिखाई देता है, जिससे हीरो गॉन्टलेट को अपनी इन्वेंट्री में छिपा लेता है। उसके आने के बारे में पूछे जाने पर ऑर्क हेड बताता है कि उसने सब कुछ देखा है, जिससे हमारा लड़का इन्वेंट्री जैसी चीजों के बारे में पता चलने से चिंतित हो जाता है। हालांकि ऑर्क हेड समझता है कि गॉन्टलेट को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, इसलिए वह इसे सीक्रेट रखने का वादा करता है।
फिर वह हीरो को उसके साथ जगह छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि यह थोड़ा क्रीपी है, जब तक कि हीरो को सिक्स्थ प्रिंसेस के लिए कुछ यूजफुल नहीं दिखता और वे रास्ते में उसे उठा लेते हैं। बाकी समूह के पास लौटने पर वह फिलिसिया को मैजिकल रिकवरी पोशन पीने में मदद करता है, जो आखिरकार उसे बेहोशी से बाहर निकालता है। जब वह पूछती है कि क्या हुआ, तो 8 प्रिंसेस उसे हीरो के रूइंस से उसके लिए पोशन लाने के बारे में बताती है। ये कहने के साथ जे रूइंस के रूलर के रूप में अपनी स्टेटस का दिखावा करता है और फिलिशिया को अपनी मैजिक पावर्स को पूरी तरह से ठीक करने के लिए रेस्ट करने की सलाह देता है। बाद में ग्रुप मुख्य बेस पर वापस उड़कर जाता है, जहां जनरल उन्हें बधाई देता है। ठीक तभी 7th प्रिंस भी कैंप से प्रकट होता है और आखिरकार 6th प्रिंसेस के परफॉर्मेंस को स्वीकार करता है और उसकी सराहना करता है। फिर वह उन्हें फिनिशिंग टचेस को संभालने से पहले आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के कुछ रेमनेंट्स बचे हैं जिनसे 2 वीक्स में निपटा जाएगा। जब जे इसे एक 2 वीक वेकेशन कहता है, तो केटलिन मूनलाइट असहमत होती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, इससे पहले कि दूसरों को बताए कि उसका उससे कुछ लेना देना है। वहां से केटलिन हीरो को उसकी बीस्ट फिस्ट ट्रेनिंग जारी रखने के लिए ले जाती है, जो उसे बहुत थका देता है। पहले 5 डेज तक वह व्यावहारिक रूप से उससे पिटता रहता है, लेकिन 1 वीक बीत जाने के बाद वह आखिरकार उसके मूव्स का थोड़ा एनालाइज करना शुरू कर देता है। 11th डे पर वह आखिरकार बहुत सुधार दिखाता है और अब तक उसकी बीस्ट फिस्ट और ऑरा लेवल 5 तक पहुंच चुकी है। केटलिन उसे बताती है कि अब वह आखिरकार बीस्ट फिस्ट सीखना शुरू कर सकता है, जो उसे बहुत उत्साहित करता है। फिर वह बताती है कि वह उसे ऑरा का उपयोग करने का एक नया तरीका सिखाएगी, जिसे उसे एकाग्रता के साथ पालन करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वह हीरो के साथ अपनी उंगलियां फंसाती है और अपने माना का उपयोग करके वह एक फील्ड बनाती है जिसे वह भी महसूस कर सकता है। कुछ हद तक बीस्ट फिस्ट की तरह प्रिंसेस का ऑरा उसका मार्गदर्शन करता है। ऑरा, जो जीवन की शक्ति है, जब अपनी लिमिट तक पहुंचती है और ब्रूटल डोमिनेशन के बल पर विजय प्राप्त करती है, जो अधीनता और समर्पण कराता है, तो सोल की शक्ति के समान हो जाती है। जल्द ही ऑरा एक महान लेवल तक पहुंच जाती है, जिससे हीरो की बीस्ट फिस्ट और ऑरा में वृद्धि होती है और वह आखिरकार बीस्ट लॉर्ड फिस्ट प्राप्त कर लेता है। फिर वह बीस्ट फिस्ट पावर को अर्थ शेकर के साथ कंबाइन करता है और यह उसे और भी अधिक लेवल अप करता है। हालांकि जैसे ही वे ऐसा करते हैं, जनरल चुपके से एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर सब कुछ देखता है। अगली सुबह जे 8th प्रिंसेस से क्रिस मूनलाइट और फिलिशिया के बीच की अनईजीनेस के बारे में पूछता है, क्योंकि जे को उन दोनों को अपने पक्ष में चाहिए। प्रिंसेस बताती है कि हालांकि उन दोनों के बीच कोई सीधा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7th प्रिंस को फिलिशिया के भाई 5th प्रिंस से कुछ समस्या लगती है। उसका नाम जोर से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन जब हीरो जेफिर के रूप में खेलता था तब वह काफी ट्रबलसम एनिमी था। इसलिए जब वह इसके बारे में और पूछने की कोशिश करता है, तो क्रिस मूनलाइट अंदर आता है और उन्हें अपनी थिंग्स पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि वे किए गए वर्क की रिपोर्ट करने के लिए दोपहर में निकलेंगे। बाद में जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, जनरल उनके वर्क की सराहना करता है और हीरो से फिर कभी एक साथ मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। वहां से सिबलिंग डीमन कास्टल के लिए निकल पड़ते हैं। बस ऐसे ही पूरा ग्रुप डीमन कास्टल की ओर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। जर्नी सिंपल है। सबसे पहले वे लंबी दूरी की स्पेशल लीप्स को कवर करने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर बढ़ते हैं। वहां से वे सीधे डीमन कास्टल में लौटने के लिए मैजिक का उपयोग करते हैं। हालांकि उन्हें निकटतम टेलीपोर्टेशन सर्कल तक चलना होगा, जिसमें 3 दिन लगते हैं, और वे इंस पर रुकने पर विचार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें एक और रात खुले आसमान के नीचे कैंपिंग करते हुए बितानी है। शूत्रा एक पत्थर पर बैठता है और एक टहनी की मदद से रेत पर डीमन किंग के पहले 3 बच्चों के नाम लिखता है। अगले डे वापस आने के बारे में उसे थोड़ा घबराहट महसूस होती है, क्योंकि डीमन किंग्स कास्टल इस समय 3 मुख्य फैक्शंस में विभाजित हैं। पहला फैक्शन 2nd प्रिंस जेफर राग्नारोस का है, जो डीमन किंग का सबसे बुरा एनिमी है। दूसरा फैक्शन 1st प्रिंस बोल राग्नारोस का है और तीसरा 4th प्रिंसेस अनस्टाजिया नेक्रियन का है। सिंहासन विरासत में पाने के लिए स्ट्रक्चर ने हमेशा जन्म क्रम के बजाय बेहतर एबिलिटी एक्यूमुलेट और डेमोन्स्ट्रेट करने वाले को प्रायोरिटी दी है। उनमें से बोल और जैफर में लगभग समान एबिलिटीज हैं, क्योंकि वे फुल ब्लडेड ब्रदर्स हैं। उन्होंने अपनी मां के पक्ष ड्राकोनियन क्लैन से रक्त विरासत में मिला और परिणाम स्वरूप अपार शक्ति रखते थे। हालांकि अगर उनमें से किसी एक को चुनना है, तो सबसे बड़ा बेटा बोल सबसे मॉडरेट नेचर्ड वाला है। फिर भी यह चॉइस कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उस निश्चित डे के बाद सब कुछ बदलने वाला है। इसीलिए
प्रोटैगोनिस्ट ने वह सब कुछ तैयार करने का फैसला किया है जो वह कर सकता है, और उसके लिए उसे पहले लेवल अप करना होगा जब तक कि वह पूरी तरह से अर्थक्वेकर का उपयोग न कर सके, और फिर अपनी नई गेन्ड स्ट्रेंथ किंग्स नाइट्स का सर्वोत्तम उपयोग करे। बाद में वह अपनी किंग्स नाइट स्किल को एक्टिवेट करता है और नाइट ऑर्डर बनाया जाता है। जब वह स्किल का डिटेल्स देखता है तो वह यह जानकर आश्चर्यचकित होता है कि यह सिर्फ एक और समनिंग टाइप स्किल नहीं है जैसा कि उसने उम्मीद की थी। तो वह सोचता है कि क्या यह किसी प्रकार का गिल्ड सिस्टम हो सकता है, क्योंकि इसमें बफ्स, नाइट ट्रेनिंग और यहां तक कि समनिंग भी है। इस प्रकार वह इसे एक ब्रोकन स्किल मानता है। वह यह सोचकर एक्साइटेड हो जाता है कि एक बार यह लेवल अप हो जाने पर यह कितना मजबूत हो जाएगा। जब वह यह सब अपने आप से बात कर रहा होता है तो कराक दिखाई देता है। आखिरकार उसे पता चलता है कि शूत्रा इतने समय से कहाँ था। वह हीरो पर चिल्लाने लगता है कि वे सुबह जल्दी उठने वाले हैं, फिर भी वह अभी भी अवेक है, और वह हीरो को वापस जाने के लिए कहता है। ऑर्क हेड के शब्दों को नजरअंदाज करते हुए प्रोटैगनिस्ट की आंखें चमक उठती हैं और वह ऑर्क हेड से पूछता है कि क्या वह एक एक्सपेरिमेंट आजमाना चाहता है। कुछ सोचने के बाद कैरिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो जाता है, और जैसा कि हीरो ने बताया वह एक घुटने पर झुक जाता है। शूत्रा फिर अपनी सोर्ड निकालता है और उसे ऑर्क हेड के कंधे पर रखता है, ये कहते हुए कि वह कराक को अपना नाइट नियुक्त करता है। ऐसा कहने पर करक कुछ अजीब महसूस करता है और घोषणा करता है कि ऐसा लगता है कि प्रोटैगनिस्ट के प्रति उसकी लॉयल्टी बढ़ गई है। जैसा उसने कहा, ऑर्क हेड का लेवल वास्तव में 24 तक बढ़ जाता है, जिससे हीरो को अपनी अकॉम्प्लिशमेंट पर गर्व महसूस होता है। जब करक अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है तो शूत्रा जवाब नहीं देता है और उससे पूछता है कि क्या वह वर्ल्ड में सबसे मजबूत ऑर्क बनना चाहता है। ऑर्क हेड चुपचाप वहां खड़ा रहता है, जबकि हीरो बड़बड़ाता है कि वह करक को नाइट सागा में सबसे शक्तिशाली ऑर्क एम्परर कैसे बनाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो ड्रैगन रेस के बराबर हो जाएगा। अगली सुबह ग्रुप आखिरकार निकटतम टेलीपोर्टेशन सर्कल पर पहुंच जाता है और वे सभी डीमन कास्टल तक पहुंचने के लिए एक साथ अंदर कदम रखते हैं। सर्कल तेजी से चमकता है, जिसके परिणाम स्वरूप टेलीपोर्टेशन सेंटर के ऊपर से बड़ी मात्रा में एनर्जी एमिशन होता है। जल्द ही पूरे ग्रुप को डीमन कासल में एक जगह फेंक दिया जाता है। कैटलिन चिंतित होकर शूत्रा से पूछती है कि क्या वह ठीक है, और वह अफर्म करता है। ठीक तभी महिलाओं का एक ग्रुप फिलिशिया का नाम पुकारता है। उसे देखकर अपनी राहत व्यक्त करता है, क्योंकि वे इतनी देर से उसका इंतजार कर रही थीं। जब वह उनके पास जाती है तो वे उसकी ब्यूटी की कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उससे रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। जब हीरो उन्हें सिक्स्थ प्रिंसेस पर स्वून करते हुए देखता है तो वह आश्चर्यचकित महसूस करता है और इसे किसी प्रकार के आइडल फैन क्लब जैसा बताता है। क्यूरियोसिटी से बाहर वह ऑर्क हेड से पूछता है कि क्या ये महिलाएं फिलिशिया की अटेंडेंट्स और सबॉर्डिनेट्स हैं। उसी समय क्रिस और केटलिन भी लोगों और वेयरवुल्व्स के एक ग्रुप के पास जाते हैं जो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। इस छोटी सी ग्रीट एंड मीट से बाहर महसूस करते हुए शूत्रा सोचता है कि क्या वह ओनली वन है जो अकेला है, जबकि दो एल्वन विमेन उसके बारे में एक दूसरे से कुछ फुसफुसाती हैं। जब वह उन्हें अपनी पीठ के पीछे बात करते हुए देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह डीमन किंग्स कासल के साथ कहाँ खड़ा है। इसलिए वह इसके बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला करता है और कैरिक से पूछता है कि क्या वह अब से धीरे धीरे थिंग्स चेंज करने के लिए तैयार है।